हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो आज का ये हमारा लेक्चर जो है ये हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना जो कि वेव ऑप्टिक्स का फिनोमिना हम पढ़ेंगे एंड इट इज़ डिफ्रैक्शन। अभी तक हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे, YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे। नाउ विल टॉक अबाउट द फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट कॉल्ड डिफ्रैक्शन। वेव नेचर ऑफ लाइट से ऑब्वियसली वेव नेचर ऑफ लाइट की बात हो रही है यहाँ पर, एंड वी विल टॉक अबाउट दिस फिनोमिना कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। तो क्या बोलता है ये जो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है, इसका मीनिंग क्या है? तो डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टिकल्स। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टिकल्स। एक्चुअली ये जो है दिस इज नथिंग बट दिस इज ड्यू टू द वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट की वजह से ही डिफ्रैक्शन होता है। जैसे हम हाइगन्स प्रिंसिपल में हमने पढ़ा कि एवरी न्यू पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ अ न्यू वेव। तो इसी फिनोमिना की वजह से डिफ्रैक्शन भी होता है। मतलब YDSC या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट निकल के आ रहा था, जो इंटरफेरेंस पैटर्न निकल के आ रहा था, वो भी वेव नेचर ऑफ लाइट का रिजल्ट था। एंड डिफ्रैक्शन इज ऑल्सो वेव नेचर ऑफ लाइट का रिजल्ट। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। इसको रियल लाइफ में भी हम बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं, बहुत बार देखते हैं हम। मतलब मैं आपको बता भी सकता हूं कि कैसे आप रियल लाइफ में इसको देख सकते हैं, इस फिनोमिना को। उससे पहले जरा समझेंगे कि डिफ्रैक्शन होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो डिफ्रैक्शन होने के लिए जो ऑब्स्टिकल है, जो भी ऑब्स्टिकल है, इसका जो साइज है वो वेवलेंथ के साइज के कंपेरेबल होना चाहिए। साइज इसका फॉर एग्जांपल a है, तो a मस्ट बी वेवलेंथ ऑफ लाइट के आसपास। अगर ऑब्स्टिकल का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा हुआ तो भी डिफ्रैक्शन नहीं होगा, और अगर ऑब्स्टिकल का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत कम हुआ तो भी डिफ्रैक्शन नहीं होगा। ऑब्स्टिकल का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट के आसपास, मतलब उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा बड़ा होगा तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो उसके आसपास अगर ऑब्स्टिकल का साइज होता है तो तब हम डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं। वरना अगर a बहुत ज्यादा बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा, डिफ्रैक्शन तब भी होगा, लेकिन वो हमें ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। ऐसा ये नहीं है कि डिफ्रैक्शन नहीं होगा तब भी, बिल्कुल, लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। हमको ऑब्जर्व तभी हो पाता है जब ए या ऑब्स्टिकल का साइज वेवलेंथ के आसपास हो। नाउ जैसे डिफ्रैक्शन को आप रियल लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, आप कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, उस पर लाइट गिर रही है, सन रेज गिर रही हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपने ऑब्जेक्ट लिया है, इस पर सन रेज गिर रही हैं, तो इसकी शेडो बनती है। तो शेडो जो बनती है उसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिए। जो शेडो उसकी बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर आप ध्यान से उसे देखेंगे शेडो को, तो शेडो में एग्जैक्टली मतलब बाहर मतलब ब्राइट सन में अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। रूम के अंदर तो क्या होता है, मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, एक बल्ब है, दूसरा बल्ब है, तीसरा बल्ब है, चौथा बल्ब है, तो वहाँ पर से ज़्यादा अच्छा अगर आप बाहर ये चीज़ ऑब्जर्व करें। तो धूप में जाइए और कोई ऑब्जेक्ट की शेडो को ऑब्जर्व करिए, तो आप देखेंगे उसकी जो शेडो होती है वो शेडो एग्जैक्टली मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहां पर ये है तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि इसके इधर ब्राइट और इसके इधर डार्क होता है। शेडो की बाउंड्रीज पर जरा ध्यान दीजिए, तो आप देखेंगे कि शेडोज की बाउंड्री एग्जैक्टली मतलब ब्लैक और फिर अचानक से व्हाइट नहीं होती, मतलब ब्राइट और डार्क नहीं होती अचानक से। एक हल्का सा ग्रेडियंट आता है, मतलब एक रीजन आता है जिस रीजन में वो डार्कनेस से ब्राइटनेस या ब्राइटनेस से डार्कनेस की तरफ जा रहा होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो कैसे क्या होता है, कैसे होता है, जरा उस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले डिफ्रैक्शन दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन दोनों साइंटिस्ट के नाम पे हैं, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। नाउ फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन हमारे कोर्स में नहीं है, केवल नाम है इसका। हम हमारे कोर्स में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के ही फॉर्मूले और कैलकुलेशंस हैं, लेकिन हम मतलब पता होना चाहिए हमें इसका।
फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन तब बोला जाता है जब जिस स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होता है उसका ऑब्स्टिकल के साइज से दूरी कंपेरेबल होता है। और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन तब होता है जब जिस स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया जाएगा उसकी दूरी ऑब्स्टिकल से काफी ज्यादा हो। मतलब ऑब्स्टिकल का साइज अगर a है तो a इज कंपेरेबल टू कैपिटल D एंड a इज मच लेस देन कैपिटल D। अगर कैपिटल D इज डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्स्टिकल या स्लिट, जो भी ऑब्स्टिकल या स्लिट है हमारा, उससे वो स्क्रीन की दूरी जिसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो अगर a मच लेस देन D है या D मच ग्रेटर देन a है तब हम बोलेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अगर a और D कंपेरेबल हैं तब फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन बोला जाता है। दोनों में फिनोमिना सेम है बट थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में जो हमको पैटर्न मिलता है सामने स्क्रीन में वो अलग अलग होता है। अब हमारे कोर्स में जो हम बात करेंगे, हम केवल बात करेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की। फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन के बारे में केवल नाम पढ़ेंगे, उसकी कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा हमारे कोर्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे इस मामले में। और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, वैसे फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन भी ऑब्वियसली पहले था कोर्स में लेकिन अभी नहीं है, तो फ्रेस्नल के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज़रा इसको ऑब्जर्व करते हैं कि इसका होता क्या है इसमें। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को समझने के लिए एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न हम देखेंगे। वी विल ऑब्जर्व सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। अभी तक हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, दिस इज सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या किया जाता है, एक सिंगल स्लिट ली जाती है। ये सिंगल स्लिट का जो विड्थ है फॉर एग्जांपल a है और यहां सामने स्क्रीन है, स्क्रीन की दूरी जो है स्लिट से वो कैपिटल D है एंड हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो कैपिटल D इज मच ग्रेटर देन a। ये जो डिस्टेंस है स्क्रीन प्लेन और स्लिट प्लेन के बीच का, ये डिस्टेंस कैपिटल D जो है इट इज मच ग्रेटर देन a। ये a से काफी बड़ा है, ये इस स्लिट के साइज से काफी ज्यादा दूरी है, ठीक है। अब यहां पर ये फॉल होगा, यहां पर लाइट फॉल होगी फॉर एग्जाम्पल। तो ये हमारी लाइट आ रही है, तो ये ऑब्वियसली जो बाकी जगह फॉल होगी इसका तो कुछ नहीं, लेकिन ये जो स्लिट में फॉल होगी ये आगे जा सकती है, आगे ट्रैवल कर सकती है। नाउ अगर डिफ्रैक्शन नहीं होता तो मुझे क्या दिखना चाहिए था? अगर डिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये बिल्कुल जो स्लिट का टॉप पॉइंट और स्लिट का बॉटम पॉइंट है केवल यहीं पर मुझे पैटर्न दिखना चाहिए था। अगर ये नहीं होता तो केवल यहीं पर पैटर्न दिखना चाहिए, मतलब यहीं पर केवल ब्राइटनेस दिखनी चाहिए थी कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट मस्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती रहती है और यहां पर पैटर्न दिखना चाहिए था और बाकी जगह मुझे डार्कनेस दिखनी चाहिए थी, यहां पर ब्राइटनेस दिखनी चाहिए थी। ये तब होता अगर डिफ्रैक्शन नहीं होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा ऑब्जर्व नहीं होता सामने। तो होता क्या है कि लाइट जो है वो हाइगन्स प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो उसमें क्या है कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, मतलब स्लिट का हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करने लगता है। तो स्लिट का हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करने लगेगा, तो ये वाले पॉइंट से जो वेव पैदा होगी वो ऐसे करके ट्रैवल करेगी, ये वाले पॉइंट से जो वेव पैदा होगी वो ऐसे, ये वाले पॉइंट से जो वेव पैदा होगी वो ऐसे। तो मतलब लाइट का कुछ पोर्शन इधर भी जाएगा, कुछ पोर्शन इधर भी जाएगा। मतलब लाइट जो है वो ऐसा नहीं है कि बेंड नहीं करेगी, यहां पर लाइट बेंड कर जाती है। बेंड करने का मतलब यह है, ऑब्स्टिकल के अराउंड बेंडिंग का मतलब समझिए। नॉट बेंडिंग का मतलब इसी तरीके से ट्रैवल करती रहती, बेंड करने का मतलब ऑब्स्टिकल के इधर उधर भी जा रही है। तो जब ऑब्स्टिकल ऑब्जर्व होगा लाइट को, तो जो कॉर्नर है ऑब्स्टिकल के वहां पर का पॉइंट भी एक नए सोर्स की तरह काम करने लगेगा और वो लाइट को ऐसा नहीं है कि केवल इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कराएगा, इस डायरेक्शन में भी लाइट ट्रैवल करेगी। मतलब आपको सामने स्क्रीन में केवल इतने रीजन में ब्राइटनेस नहीं दिखाई देती, आपको बाकी जगह भी पैटर्न दिखाई देता है। तो वही पैटर्न हम यहाँ समझेंगे कि पैटर्न क्या ऑब्जर्व होता है और उसका ज़रा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि जो पैटर्न ऑब्जर्व होता है वो ऐसा क्यों ऑब्जर्व होता है।
तो वो हम डिफ्रैक्शन में समझेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, दिस इज अ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इसमें कैपिटल डी मच मच ग्रेटर देन स्मॉल ए है। तो सामने जो पैटर्न मिलता है वो कैसा मिलता है, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं मिलता, तो कैसा मिलता है वो पैटर्न? कुछ ऐसा मिलता है कि यहां पर सेंट्रल ब्राइटनेस मिलती है, फिर डार्कनेस मिलती है एक जगह, फिर थोड़ी ब्राइटनेस मिलती है, फिर डार्कनेस मिलती है, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस। लेकिन जरा पैटर्न में अंतर देखेंगे बेटा, यहां पैटर्न में थोड़ा सा अंतर है पहले के मुकाबले। YDSC का जो पैटर्न था उसमें ब्राइट डार्क मिल रहा था, यहां पर भी ब्राइट डार्क मिलता है, लेकिन सेंट्रल ब्राइटनेस और पहली ब्राइटनेस की इंटेंसिटी में बहुत अंतर होता है, और ऐसी दूसरी ब्राइटनेस और ऐसी तीसरी ब्राइटनेस। वहां पर क्या था, सब ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सेम इंटेंसिटी की थी, लेकिन यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होती है, और बाकी दूर जितना जाते जाएंगे आप सेंट्रल पॉइंट से, तो मैक्सिमास की इंटेंसिटी कम होती जाती है, उनकी ब्राइटनेस कम होती जाती है। तो इसमें मतलब अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं तो कुछ ऐसा पैटर्न मिलता है यहां पर। इंटेंसिटी को अगर मैं इंटेंसिटी के साथ इसका अगर प्लॉट करूं, मैं डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करूं, तो कुछ इस तरीके से पैटर्न मिलता है, कुछ इस तरीके से पैटर्न मिलता है। ये जो पैटर्न है ये बता रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर यहां पहला मिनिमा, फिर पहला मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से काफी कम होती है, फिर दूसरा मिनिमा, फिर दूसरे मैक्सिमा की इंटेंसिटी पहले मैक्सिमा से भी कम होती है, और बिल्कुल ऐसा ही नीचे की तरफ को भी होता है। ये पहला मिनिमा नीचे की तरफ को, ये पहला मैक्सिमा, इसकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से काफी कम है, फिर ये दूसरा मिनिमा, ये दूसरा मैक्सिमा, इसकी इंटेंसिटी पहले मैक्सिमा से भी कम है। नाउ तो ये पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है सामने स्क्रीन पे। तो ये पैटर्न क्यों ऐसा ऑब्जर्व होता है? सबसे पहली बात, हमारे लिए जो सबसे ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट है वो है मिनिमास की पोजीशन। मिनिमास की पोजीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां जहां पे कंप्लीट डार्कनेस मिल रही है वो पोजीशंस याद रखनी है। तो एक्सपेरिमेंट जब किया गया और ये मिनिमास की पोजीशन को नोट डाउन किया गया, और यहां से जो ये स्लिट है, ए विड्थ की स्लिट है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, तो यहां से जब ये एंगल मेजर किया गया, इनके एंगल मेजर किए गए, अलग अलग ये जो मिनिमाज मिल रहे हैं हमको, इनके जब एंगल मेजर किए गए, तो ये एंगल जो है, जैसे ये एंगल आ रहा है θ1, ये एंगल आ रहा है θ2, ये एंगल आ रहा है θ3, तो θ1 θ2 θ3 ये पहला मिनिमा, दूसरे मिनिमा, तीसरे मिनिमा के एंगल है। तो ये एंगल जब ऑब्जर्व किए गए तो क्या मिला कि साइन θ1 was coming equal to lambda by a. Lambda is wavelength of light and a is the obstacle का ये स्लिट का जो स्लिट है उसकी विड्थ। ये आ रहा है हाँ, एक और बात ध्यान रखेंगे, दिस इज फॉर रेक्टेंगुलर स्लिट्स। ये रेक्टेंगुलर स्लिट के लिए निकल के आ रहा है। तो रेक्टेंगुलर स्लिट के लिए जब साइन θ1 की वैल्यू साइन इनवर्स लैम्डा बाई ए है, तो हमें पहला मिनिमा मिल रहा है। साइन θ2 मतलब दूसरा मिनिमा का जो एंगल है वो आता है जब साइन थीटा की वैल्यू 2 लैम्डा बाई ए होती है, और फिर साइन θ3 निकल के आता है जब इसकी वैल्यू 3 लैम्डा बाई ए होती है। तो मतलब एक तरीके से जो मिनिमास की पोजीशन है अगर मैं देखूं तो वो है साइन θn इज इक्वल टू n लैम्डा बाई ए। दिस इज द पोजीशन ऑफ एंगुलर पोजीशन वेयर θn is angular position of nth minima. This is angular position of nth minima. तो nth minima की angular position है θn, θ1 θ2 θ3 θ4 ये nth position, nth minima की angular position है। Now this formula is very very important. ये याद रखना है बेटा, ये रिमेंबर रखना है, ये याद रखना है। ऐसा क्यों निकल के आ रहा है वो अभी हम देखेंगे, वो अभी हम डिराइव करेंगे, लेकिन डेरिवेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेरिवेशन नहीं भी याद रखते हैं तो चलेगा, वैसे मैं पढ़ाऊंगा डेरिवेशन, लेकिन ये फॉर्मूला याद जरूर रखना है। और इसके अलावा ये चीज याद रखनी है कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है,
कंपेयर टू अदर मैक्सिमास। उसके अलावा दूसरी चीज जो याद रखनी है वो है ये विड्थ। नाउ इफ कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन ए, कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन ए, तो ये जो एंगल है थीटा वन एंगल, अगर लेमडा इफ ए इज मच मच ग्रेटर देन लेमडा, मतलब वैसे बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए लेकिन अगर ठीक ठाक बड़ा है ए, तो फिर ये एंगल भी काफी छोटा होगा। तो जो साइन थीटा वन होगा, साइन थीटा वन वो हो जाएगा लेमडा बाई ए, और इसको करीब करीब मैं थीटा वन के बराबर लिख सकता हूं। सो दिस कैन बी रिटर्न इक्वल टू वाई बाई, अगर ये यहां से दूरी ले पहले मिनिमा की, तो वाई बाई कैपिटल डी, तो वाई आ जाएगा लेमडा कैपिटल डी बाई ए। तो ये जो दूरी आ जाएगी, ये जो नीचे वाला पहला मिनिमा, ऊपर वाला पहला मिनिमा, ये दूरी हो जाएगी 2y के बराबर। तो दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो है इट इज 2 लेमडा कैपिटल डी बाई ए। ये याद रखना है बेटा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 लेमडा कैपिटल डी बाई ए। अगर आपको याद हो वहां पर फॉर्मूला था बीटा का फॉर्मूला था लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ स्मॉल डी नहीं है, यहाँ ए है। ध्यान देंगे देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्मॉल डी एंड ए। स्मॉल डी वाज डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स एंड ए इज विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट की विड्थ है ए। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो निकल के आ रही है वो 2 लेमडा कैपिटल डी बाई ए निकल के आ रही है, वेयर ए इज विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट। तो ये ध्यान में रखेंगे। नाउ ये जो अगला पार्ट में करने जा रहा हूं इसमें ये हम बात करेंगे कि ये सेंट्रल मिनिमा ये मिनिमास की पोजीशन ये क्यों आती है। ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन अगर हम देखें तो मिनिमास की पोजीशन यहां पर क्यों आती है, फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बाई ए पर ही क्यों आती है मिनिमास की पोजीशन, देखेंगे जरा ध्यान से। तो इसके लिए मैं कुछ ध्यान से डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पहला मिनिमा साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई ए पर मिल रहा है, दूसरा मिनिमा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा बाई ए पर मिल रहा है। नाउ मिनिमा वहां मिलता है जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां मिनिमा मिलता है। नाउ फॉर एग्जांपल ये हमारी स्क्रीन है, ये हमारी स्लिट है, ए विड्थ की स्लिट है, ठीक है। नाउ दिस इज स्लिट ऑफ विड्थ ए। नाउ यहां पर अगर देखेंगे तो इमेजिन करिए कि ये स्लिट को आपने दो एग्जैक्ट हाफ्स में डिवाइड किया है, a बाई टू एंड a बाई टू, मतलब बीचों बीच कट कर दिया इसको, तो दो एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड हो गई है स्लिट। ऊपर वाला पार्ट a बाई टू विड्थ का और नीचे वाला भी a बाई टू विड्थ का। नाउ ऊपर वाले पार्ट से उसका हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करेगा। एवरी पॉइंट ऑफ द स्लिट इज एक्टिंग लाइक अ न्यू सोर्स, ये हमने बात की थी हाइगन्स प्रिंसिपल में। तो इमेजिन करिए ये वाला पॉइंट है एंड ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये दोनों से जो रेज यहां पहुंचेंगी सेंट्रल मैक्सिमा पे, उन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस 0 होगा, टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट। सिमिलरली मिडिल पॉइंट और अपर हाफ का मिडिल और लोअर हाफ का मिडिल, इनसे जो पहुंचेंगी वो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। तो जो सेंट्रल पॉइंट है वहां करीब करीब ऊपर वाले हाफ और नीचे वाले हाफ का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा पे जो सेंट्रल पॉइंट है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट है, स्लिट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर स्क्रीन को मीट कर रहा है, यहां पर मुझे सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। ठीक हो गया। वी आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन सेंट्रल मैक्सिमा प्रेजेंटली। हमको ढूंढना है कि पहला मिनिमा कितने एंगल पे मिलता है और वो क्यों साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई ए पर मिलता है। तो जरा ध्यान से समझेंगे बेटा। तो इमेजिन करिए यहां से ये थीटा है एंड साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई ए। तो लेमडा बाई ए पे हमको पहला मिनिमा क्यों मिलता है। तो इमेजिन करिए अपर हाफ और लोअर हाफ। तो अपर हाफ का टॉप पॉइंट और लोअर हाफ का टॉप पॉइंट, ये दो पॉइंट्स को जरा इमेजिन करें बेटा। तो यहां से इस जगह पहुंचने वाली वेव एंड लोअर हाफ से इस जगह पहुंचने वाली वेव, ये दोनों वेव्स जो हैं इतना पार्ट डिफरेंस सफर करेंगी। अब अगर आपको याद हो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा।
ध्यान से देखेंगे बेटा, और ये दूरी है a/2, मतलब इसके टॉप और इसके टॉप के बीच की दूरी है a/2। तो ये जो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा x, इट विल बी a/2 साइन थीटा, इट विल बी a/2 साइन थीटा। नाउ इसका मिडिल और इसका मिडिल, अपर हाफ का मिडिल और लोअर हाफ का मिडिल, दोनों के बीच की दूरी भी a/2 ही है, दोनों के बीच की दूरी भी a/2 है। तो यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो फिर से वो इतना पार्ट डिफरेंस आएगा और वो आएगा a/2 साइन थीटा। इसके बॉटम और इसके बॉटम के बीच की दूरी भी a/2 है और उनके बीच का पार्ट डिफरेंस भी आएगा a/2 साइन थीटा। नाउ a/2 साइन थीटा है कितना, क्योंकि साइन थीटा λ/a है, तो a/2 साइन थीटा हो जाएगा λ/2। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपर हाफ के टॉप पॉइंट और लोअर हाफ के टॉप पॉइंट से आने वाली वेव्स इस पॉइंट पे वेयर साइन थीटा इज λ/a, उस पॉइंट पे अपर हाफ का टॉप और लोअर हाफ के टॉप से आने वाली वेव आपस में λ/2 का पार्ट डिफरेंस सफर कर रही है। तो λ/2 का पार्ट डिफरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऑब्वियसली वो कोहेरेंट है, सब सेम फेज पे है इनिशियली, तो λ/2 पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसका मतलब ये इसका टॉप, अपर का टॉप और लोअर का टॉप एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर कैंसिल कर देंगे दो वेव्स एक दूसरे को, तो फिर बाकी और वेव से उनके इंटरफेरेंस का मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि उन दो वेव्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अपर के मिडिल और लोअर के मिडिल पॉइंट से आने वाली वेव्स जो यहां मीट करेंगी, उनके बीच का पार्ट डिफरेंस भी λ/2 है, तो फिर से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अपर के लोएस्ट और लोअर की लोएस्ट पॉइंट, अपर के बॉटम पॉइंट और लोअर के बॉटम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी a/2 है, तो उनके बीच का, हाँ, तो अपर के बॉटम और लोअर के बॉटम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी a/2 है, तो ये वाली वेव्स भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। मतलब मजे की बात क्या है कि अपर हाफ के हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लोअर हाफ का जो पॉइंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे, उन दो पॉइंट से आने वाली वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे। तो इक्विवेलेंटली रिजल्ट ये होगा कि अपर हाफ के सारे पॉइंट्स लोअर हाफ के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के द्वारा कैंसिल हो जाएंगे। तो मतलब सब के सब वेव्स यहां पर डिस्ट्रक्टिव, आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लेंगी, अपर हाफ के पॉइंट्स और लोअर हाफ के पॉइंट्स, इसलिए हमको यहां कंप्लीट डार्कनेस मिलेगी। नाउ फिर इसके ऊपर जाते हैं तो हमको ब्राइटनेस मिलती है, लेकिन वो ब्राइटनेस थोड़ी कम होती है कंपेयर टू सेंट्रल ब्राइटनेस, काफी कम होती है कंपेयर टू सेंट्रल ब्राइटनेस। वो इसलिए क्योंकि फिर इसके ऊपर जब आप जाते हैं तो जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं 3 पार्ट में डिवाइड करना है इसको। तो जैसे पहले दूसरे मिनिमा की बात करते हैं, तो दूसरा मिनिमा जो आता है, अगर वो देखें, ये पहले मिनिमा की बात हुई, दूसरा मिनिमा जो आता है वो आता है एट एंगल ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2 λ/a पर। मतलब ये कोई एंगल है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 λ/a पर, थीटा 2 ये एंगल है। तो यहां पर क्यों आता है मिनिमा, ये कैपिटल डी है, मच मच ग्रेटर देन ए, और ये स्लिट विड्थ है। तो दूसरा मिनिमा यहीं पर क्यों आता है, इस एंगल पे क्यों आता है, जरा ये समझेंगे। दूसरा मिनिमा इस एंगल पे इसलिए आता है क्योंकि इमेजिन करिए, अभी इससे पहले जब पहला मिनिमा हम ऑब्जर्व कर रहे थे तो हमने स्लिट को 2 एग्जैक्ट हाफ्स में डिवाइड किया था। अब स्लिट को डिवाइड कर दीजिए 4 एग्जैक्ट क्वार्टर में। तो 4 एग्जैक्ट क्वार्टर में अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहां पर से होगा क्या, ये a/4, ये a/4, ये a/4, ये a/4। नाउ पहला क्वार्टर टॉप क्वार्टर और दूसरा क्वार्टर, इन दोनों के, पहले क्वार्टर के टॉप और दूसरे क्वार्टर के टॉप, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी बेटा, इट विल बी a/4। तो यहां से यहां पहुंचने वाली वेव और यहां से यहां पहुंचने वाली वेव,
ये करीब करीब ये एंगल θ2, ये θ2, तो ये वाला ये पार्ट डिफरेंसेस ये θ2, तो ये हो जाएगा a/4 sin θ2। अब यही बात मैं बोल सकता हूं टॉप क्वार्टर के मिडिल और सेकंड क्वार्टर के मिडिल, टॉप क्वार्टर के बॉटम और सेकंड क्वार्टर के बॉटम, इन दोनों के बीच की दूरी भी आपस में a/4 है। थर्ड क्वार्टर का टॉप और फोर्थ क्वार्टर का टॉप, इनके बीच की दूरी भी a/4 है, तो ये भी पार्ट डिफरेंस इतना ही होगा इनके बीच। थर्ड क्वार्टर का मिडिल और बॉटम क्वार्टर का मिडिल, इनके बीच की दूरी भी वही होगी। थर्ड क्वार्टर का बॉटम और फोर्थ क्वार्टर का बॉटम, इनके बीच की दूरी भी a/4 है। तो a/4 sin θ2 है कितना, वो हो जाएगा a/4 इंटू 2 λ/a, ये फिर से आ जाएगा λ/2। तो मजे की बात यह है कि अब पहला स्लिट का पहला क्वार्टर और स्लिट का दूसरा क्वार्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। स्लिट का तीसरा क्वार्टर और स्लिट का चौथा क्वार्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इस वजह से यहां पे हमको फिर से कंप्लीट डार्कनेस दिखाई देगी। वी विल गेट कंप्लीट डार्कनेस हियर, फिर से हमें देयर विल बी कंप्लीट डार्कनेस। नाउ फिर इसी में जो थर्ड मिनिमा मिलता है वो आता है 3 λ/a पर। तो क्यों 3 λ/a पर आता है sin θ इज इक्वल टू 3 λ/a पर, वो आप समझ सकते हैं बाय डिवाइडिंग द स्लिट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। 1 2 3 4 5 6। फिर टॉप 1/6 और सेकेंड 1/6 के बीच का गैप होगा a/6 और उनके बीच का पार्ट डिफरेंस हो जाएगा a/6 इंटू 3 λ/a, सो इट विल बी λ/2। फिर से आप देख सकते हैं कि टॉप 6th सेकेंड 6th को कैंसिल कर देगा, थर्ड 6th पार्ट 4th 6th पार्ट को कैंसिल कर देगा और 5th 6th पार्ट 6th 6th पार्ट को कैंसिल कर देगा। इस वजह से हमको वापस से कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। इस वजह से हमको इन स्पेशल एंगल्स पे, फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, sin θn इज इक्वल टू n λ/a, इन एंगल्स पे हमें मिनिमा मिलता है, इन स्पेशल एंगल्स पे मिनिमा मिलता है। ठीक है, ये याद रखेंगे बेटा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई क्यों मिनिमा इन एंगल्स पे ही क्यों मिलता है कंप्लीट डार्कनेस। इसके अलावा जैसे पहला मैक्सिमा की विड्थ, पहला मैक्सिमा की ब्राइटनेस काफी ज्यादा होती है सेंट्रल मैक्सिमा की, फिर पहले मैक्सिमा की उससे कम होती है, फिर और कम, फिर और कम। आप उसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जो पहला मैक्सिमा मिलेगा आफ्टर सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा पे तो क्या था, अपर हाफ और लोअर हाफ करीब करीब, वो अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों से आने वाली वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही थी सेंट्रल मैक्सिमा पे। नाउ यहां पर अगर देखें तो हमें जैसे जहां पर पहला मैक्सिमा मिल रहा है, पहला मैक्सिमा मिलता है sin θ इज इक्वल टू λ/a एंड sin θ इज इक्वल टू 2 λ/a के बीच में, तो करीब करीब sin θ इज इक्वल टू 1.5 लैम्डा, sin θ इज इक्वल टू 1.5 λ/a पर, मतलब 3 λ/a/2 पे करीब करीब इस जगह हमें पहला मैक्सिमा मिलता है, मतलब λ/a एंड 2 λ/a के बीच में, तो करीब करीब sin θ इज इक्वल टू 1.5 λ/a पर हमें पहला मैक्सिमा मिलता है। यहां पर वी गेट फर्स्ट मैक्सिमा। तो यहां पर अगर इमेजिन करें फर्स्ट मैक्सिमा को, sin θ1 बोल देता हूं इसको, तो आप इस केस में अपनी स्लिट को 3 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, a/3 a/3 और a/3 विड्थ के 3 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये ऊपर a/3 a/3। तो टॉप हाफ और टॉप 1/3 पार्ट और सेकंड 1/3 पार्ट, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस होगा a/3। तो यहां से जो वेव्स यहां मिलेंगी उनके बीच का पार्ट डिफरेंस होगा a/3 sin θ1 विच विल बी 3 λ/2a। तो 3 से 3 a से a कटा, तो ये पार्ट डिफरेंस आ गया λ/2। मतलब एक तरीके से टॉप 1/3 पार्ट और सेकंड 1/3 पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा केवल लास्ट का 1/3 पार्ट। इसलिए आपको यहां जो पहला ब्राइटनेस मिलता है, पहला जो मैक्सिमा मिलता है, उसका इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से काफी कम होती है, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा पे पूरे के पूरे स्लिट से आने वाली वेव्स का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन पहले मैक्सिमा पे 2/3 ऑफ द स्लिट
पहला 1/3 और दूसरा 1/3 एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, तो केवल 1/3 का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए वहां पर आपको ब्राइटनेस सेंट्रल मैक्सिमा के मुकाबले काफी कम मिलती है। फिर यही चीज सेकंड मैक्सिमा पे, सेकंड मैक्सिमा मिलेगा आपको 5 लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2a पर करीब करीब। तो उसमें आप 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उन 5 में से 4 स्लिट के पोर्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लेंगे, तो केवल 1/5 ऑफ द स्लिट का कंट्रीब्यूशन होगा। इस वजह से वहां पर आपको और कम ब्राइटनेस मिलेगी। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी गेट कंटिन्यूअसली लोअर एंड लोअर ब्राइटनेस फॉर कंसेक्यूटिव मैक्सिमास। सेंट्रल मैक्सिमा बिल्कुल ब्राइट होता है, पहला मैक्सिमा उससे कम ब्राइट, फिर दूसरा मैक्सिमा और कम ब्राइट, और ऐसे करके जो ब्राइटनेस है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने बात की डिफ्रैक्शन की। हाँ, आगे बढ़ेंगे। अगला है इसमें एरीज डिस्क एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। तो एरीज डिस्क एंड एरीज डिस्क का जरा कंसेप्ट समझेंगे और रिजॉल्विंग पावर का जरा मतलब समझेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ एरीज डिस्क। साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात की, एरीज डिस्क। तो एरीज डिस्क का कंसेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो एरीज डिस्क डिफ्रैक्शन की वजह से ये फिनोमेना जनरेट होता है एरीज डिस्क का। डिफ्रैक्शन, जैसे हमने बात की अभी कि डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टिकल। तो आइडियली जो सिचुएशन होती है, आइडियली जैसे रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज बननी चाहिए, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज बननी चाहिए आइडियली। किसी लेंस से जैसे रेज पास कर रही हैं, एक ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं, लेंस से पास कर रही हैं और फाइनली किसी स्क्रीन पे इमेज बना रही हैं, तो आइडियली पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज बननी चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज बन नहीं पाती है। मतलब इमेजिन करिए ये लेंस है, ये फॉर एग्जांपल इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और कोई ऑब्जेक्ट इस लेंस के सामने रखी है और यहां पे कहीं पे स्क्रीन है, जहां पे जिसमें इमेज फॉर्म हो रही है, स्क्रीन है जिसमें इमेज फॉर्म हो रही है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो यहां कहीं पे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट है, तो यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट है, तो यहां से आने वाली रेज ये लेंस से पास करेंगी। ये फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट 1 है, तो ऑब्जेक्ट 1 से आने वाली रेज लेंस से पास करेंगी। अब लेंस के अलग अलग पार्ट से पास करेंगी, जो पोल से पास करेंगी वो रेज अनडेविएटेड जानी चाहिए, और जैसे जो रेज यहां से जा रही है वो यहां और यहां से जा रही है यहां, तो यहां पर ये इमेज बनाएंगी, इस जगह स्क्रीन पे इस जगह पे ये इमेज बनाएंगी, यहां इस ऑब्जेक्ट 1 से आने वाली रेज। आइडियली अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसकी आइडियली यहां पॉइंट इमेज बननी चाहिए। सिमिलरली अगर ये ऑब्जेक्ट 2 है फॉर एग्जांपल यहां पे, तो यहां से आने वाली रेज यहां कहीं पे स्क्रीन पे अगर मीट करेंगी तो यहां कहीं पे उसकी इमेज बनेगी। एक तरीके से ये I1 और ये I2 ये इस तरीके से बनना चाहिए, लेकिन डिफ्रैक्शन की वजह से पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज नहीं बन पाती है। मतलब कुछ रेज जो हैं वो एग्जैक्टली ये रे ऑप्टिक्स को ना फॉलो करते हुए वो थोड़ा सा डिफ्रैक्ट होती हैं, और डिफ्रैक्शन की वजह से उन जो जहां पे उनको मीट करना चाहिए वहां पे ना मीट करने की जगह थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी फैलती है। जैसे कि हमने अभी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट में देखा कि जो स्लिट के सामने वाला रीजन है, ऐसा नहीं कि सारी की सारी इंटेंसिटी वहीं पर थी, वो फैली हुई थी उसकी इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन की वजह से सोर्स 1 से आने वाली लाइट एग्जैक्टली यहां पे इमेज फॉर्म नहीं करती है, उसकी इंटेंसिटी फैलती है, और उसकी इंटेंसिटी फैलती है तो उसकी इंटेंसिटी कुछ ऐसे डिस्क शेप में बन जाएगी, क्योंकि इसका भी जो लेंस यूजुअली होते हैं सर्कुलर सिमेट्रिक होते हैं, ऐसे सर्कुलर प्रोफाइल होता है उनका। तो यहां पर जो पैटर्न बनता है वो सर्कुलर डिस्क फॉर्म में बनता है। तो यहां पर हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है एक तरीके से, और फिर इधर की तरफ इंटेंसिटी कम होती जा रही है, और ज्यादातर
जो लाइट है वो सेंट्रल मैक्सिमा पे ही कंसंट्रेट होती है, और एक तरीके से यहाँ हमारा ये मिनिमा आ चुका है, मतलब ये पहला मिनिमा आ चुका है। तो ये हमारा एक तरीके से डिस्क रीजन में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सिमिलरली इससे आने वाली लाइट भी डिफ्रैक्शन शो करेगी और इस तरीके से डिस्क फॉर्म में ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का डिफ्रैक्शन की वजह से, एंड रे ऑप्टिक्स कंप्लीटली फॉलो नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। और इसकी वजह से ये जो डिस्क बनती हैं, दीज आर कॉल्ड एरी डिस्क, ये एरी डिस्क बोली जाती हैं। तो इन एरी डिस्क का रेडियस कितना होता है ये हमें ज़रा बात करनी है, इसका रेडियस या इसका डायमीटर कितना होता है ये हमें थोड़ा सा बात करनी है। नाउ ये जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत दूर से रेज आ रही हैं, बहुत दूर से रेज आ रही हैं, तो इमेज जो बनती है ये फोकल प्लेन पे बनती है। तो एक कैपिटल डी जो होता है ये करीब करीब फोकस के बराबर होता है, ये जो हमारा लेंस यूज कर रहे हैं उसके फोकस के बराबर होता है। जैसे कोई दूर का स्टार है, तो कोई दूर का स्टार है और टेलीस्कोप से वो रेज को पास कर रहे हैं, और टेलीस्कोप से वो दो स्टार्स की इमेज टेलीस्कोप के बाद जो आपको दिखेगी वो एक्चुअली थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड उनकी एनर्जी हो जाएगी। मतलब नेकेड आई से अगर वो सिंगल पॉइंट लग रहा होगा तो यहां पर वो सिंगल पॉइंट की तरह नहीं, वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड उसकी एनर्जी होगी, उसकी एनर्जी थोड़ा ऐसे डिस्क फॉर्म में हमको दिखेगी, और ये दूसरे स्टार से आने वाली भी ऐसे डिस्क फॉर्म में दिखेगी। तो ये डिस्क का रेडियस कितना होता है जरा इस बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा, और फिर और डायग्राम्स की मदद से इसको समझेंगे रिजॉल्विंग पावर को। तो ये हमारा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f है, तो रेज बहुत दूर से आ रही हैं, मतलब काफ़ी दूर से आ रही हैं, तो ये करीब करीब फोकस, ये करीब करीब फोकल लेंथ के बराबर दूरी पे जो स्क्रीन है वहाँ पे हमारा इस ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज इमेज बना पाएंगी। नाउ ये फॉर एग्जांपल इसका कुछ एपर्चर होगा, इसका एपर्चर है फॉर एग्जांपल 2a इसलिए कि ये आधा a है, मैं मान रहा हूँ फिलहाल। तो या एक काम करता हूं, मैं इसको a ले लेता हूं विच इज इक्वल टू 2r, मतलब ये रेडियस r है, तो ये अपर्चर 2r के बराबर है। नाउ यहां से आने वाली रेज आइडियली यहां पे इमेज बनानी चाहिए थी, आइडियली यहां से आने वाली रेज बहुत दूर से आ रही हैं तो आइडियली यहां पर इमेज बनानी चाहिए थी, तो लेकिन यहां पर इमेज नहीं बना के वो उसकी एनर्जी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एक सर्कुलर रीजन में, क्योंकि इसका प्रोफाइल भी सर्कुलर है, तो यहां ये इस तरीके से एरी डिस्क बन जाती है। तो ये एरी डिस्क उस रीजन को बोला जाता है जो पहले मैक्सिमा, जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका जो रीजन है उसके रीजन को एरी डिस्क बोला जाता है। फिर इसके इधर जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा वो बहुत कम इंटेंसिटी का होगा, फिर और भी पैटर्न फॉर्म होगा लेकिन वो बहुत कम इंटेंसिटी का होगा। नाउ इसका जो एपर्चर है, दिस इज अ सर्कुलर एपर्चर, दिस इज अ सर्कुलर एपर्चर, जो लेंस का एपर्चर होता है वो सर्कुलर एपर्चर होता है। तो यहां से जो आने वाली रेज हैं ये सर्कुलर एपर्चर से पास करेंगी और इस जगह पे इमेज फॉर्म ना करने की जगह वो डिफ्रैक्शन की वजह से उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये सोर्स काफी ज्यादा दूरी पे है, ठीक है, मतलब फोकल लेंथ से काफी ज्यादा दूरी पे, तो यहां से आने वाली रेस करीब करीब पैरेलल हो जाएंगी एक तरीके से, और यहां पर से ये जो ये एक तरीके से जैसे हमारा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट था उसकी तरह काम करेगा एक तरीके से, ये लेंस जो है वो स्लिट की तरह काम करेगा और यहां से ये एनर्जी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये जो θ1 होगा एक तरीके से, θ1 सेंट्रल मैक्सिमा से, अभी हमने देखा था कि ये जो पहला मिनिमा का एंगल आया था वो आया था sin θ1 इज इक्वल टू λ/a, अगर याद हो आपको ये निकल के आया था। ये लेकिन जो फॉर्मूला निकल के आता है sin θ1 इज इक्वल टू λ/a, बेटा ये निकल के आता है फॉर रेक्टेंगुलर स्लिट, ये रेक्टेंगुलर स्लिट के लिए निकल के आता है। नाउ अगर स्लिट सर्कुलर एपर्चर की होगी जैसे कि यहां पर है, तो सर्कुलर एपर्चर में ये फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। अब ये कोर्स में नहीं है हमारे कोर्स में नहीं है फिलहाल इसका डेरिवेशन कि ये फॉर्मूला क्यों बदलता है, ये एक नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है यहां पर 1.22, तो ये इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये याद रखेंगे प्लीज कि सर्कुलर एपर्चर अगर होगा
तो फिर उस केस में जो पहला मिनिमा है सेंट्रल लाइन से वो इतने एंगल पे मिलता है, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई ए पर। नाउ तो इसका रेडियस जो हो जाएगा आर, तो साइन थीटा 1 को करीब करीब आर बाई कैपिटल डी या करीब करीब आर बाई एफ लिख सकता हूं मैं, वेर एफ इज दी फोकल लेंथ ऑफ दी लेंस के बराबर लिखा जा सकता है करीब करीब, दैट इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई ए। तो यहां पर से देखेंगे तो रेडियस जो आ जाएगा 1.22 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। तो रेडियस ऑफ ये जो आ जाएगा रेडियस ऑफ एरी डिस्क वो आ जाएगा 1.22 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। नाउ कहीं कहीं पर आपको ये ए की जगह 2r मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस भी हो सकता है, तो 0.61 लैम्डा डी अपॉन आर ये भी ऐसा लिखा हो सकता है, दोनों एक ही बात है। मतलब ए इज ये पूरा एपर्चर डायमीटर एंड आर इज द रेडियस ऑफ एपर्चर, जो सर्कुलर एपर्चर है उसका रेडियस। तो मतलब जो हमारे पॉइंट सोर्स जो बहुत दूरी पे पॉइंट सोर्स था वो एग्जैक्टली एक सिंगल पॉइंट पे उसकी सारी लाइट कंसंट्रेट ना होने की जगह इस तरीके के डिस्क के रीजन में उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और इस एरे डिस्क का रेडियस निकल के आ रहा है 1.22 लैम्डा डी बाई ए। ये ध्यान में रखेंगे कि ये एरे डिस्क का रेडियस निकल के आएगा करीब करीब। तो एरे डिस्क का रेडियस वेवलेंथ ऑफ द लाइट ये डी जो कि करीब करीब फोकल लेंथ के बराबर होगा और एपर्चर के पर डिपेंड कर रहा है। नाउ तो जब एरे डिस्क फॉर्म होती है तो उससे कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना जनरेट होता है, और वो आप रियल लाइफ में भी बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं रियल लाइफ में, जरा इसका एक एग्जांपल लेंगे। हाँ, जैसे कि ये बहुत कॉमन एग्जांपल है रियल लाइफ में, ये कहीं बुक्स वगैरह में मिलेगा नहीं आपको। हाँ देखेंगे, ये लाइन देखेंगे, दो लाइन है, ये दो लाइनें इस पे बनी हुई दिख रही हैं आपको। अगर मैं बहुत पास रख रहा हूं, मतलब हमारी आंखें भी ऑब्वियसली ये जो कैमरा का लेंस है इसी की तरह है, आर आईज एंड कैमरा लेंस आर सिमिलर, बस हमारी आंख में रेटिना होता है, उसमें सेंसर होता है, उसमें भी लेंस होता है, हमारी आंख में भी लेंस होता है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये आपको दो लाइनें दिखाई देंगी, उनके बीच आपको थोड़ी वाइटनेस भी दिखाई देगी, दो ब्लैक लाइनें दिख रही होंगी। अब जैसे मैं इसको दूर ले जा रहा हूं तो ध्यान से देखिए जरा, तो अब आपको ये दो लाइन नजर नहीं आएंगी, अब ये आपको एक सिंगल लाइन की तरह नजर आ रहा होगा। ये जो हमारी लाइन जो मैंने यहाँ ड्रॉ की है ये आपको एक सिंगल लाइन की तरह नजर आ रही होगी, लेकिन अगर मैं पास में रखूं तो ये आपको दो अलग अलग लाइनें दिखाई दे रही होंगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप दूर रख रहे हैं तो आपको वो दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ना दिख के आपको सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह नजर आ रही है, और जब पास रख रहे हैं तो वो आपको दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिख रही हैं। तो ये क्यों हो पा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? उसका रीजन है डिफ्रैक्शन एरे डिस्क। एक्चुअली वो दोनों लाइन से आने वाली रेज हमारी आंखों पे गिर रही हैं या इस कैमरा पे गिर रही हैं, कैमरा के लेंस पे गिर रही हैं, और फिर उसके सेंसर पे वो इमेज बना रही हैं। लेकिन डिफ्रैक्शन की वजह से वो एक सिंगल पॉइंट से आने वाली रेज सिंगल पॉइंट पे इमेज नहीं बना रही है, वो एरे डिस्क फॉर्म कर रही है। और अगर वो एरे डिस्क बहुत ज्यादा एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगी तो फिर हमको वो दो डिफरेंट लाइंस न दिखने की जगह सिंगल लाइन दिखने लगेगी। तो उसी को समझेंगे एक और एग्जाम्पल के थ्रू। हाँ, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है एक टेलीस्कोप के द्वारा दो डिस्टिंक्ट स्टार्स की इमेज जो फॉर्म हो रही है एक टेलीस्कोप के द्वारा, जैसे उसको देखा जा रहा है। तो ये जो पहला वाला डायग्राम है अगर आप देखें तो इसमें आपको दोनों स्टार से आने वाली जो लाइट है वो अपनी अपनी एरे डिस्क फॉर्म कर रही हैं, एरे डिस्क बल्कि अच्छे से नजर भी आ रही हैं इसमें हमको, और वो दोनों के बीच काफी गैप है। तो उन दोनों के सेंटर्स के बीच काफी गैप है, तो हमको वो दो अलग अलग एरे डिस्क के फॉर्म में नजर आ रही है। मतलब एक तरीके से हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये दो अलग अलग स्टार्स हैं। अगर ये तब है जब उन दो स्टार्स के बीच का गैप थोड़ा कम हो चुका है, दो स्टार्स लेकिन गैप थोड़ा कम हो चुका है, तो अब उससे आने वाली जो लाइट है वो जो एरे डिस्क फॉर्म करेंगी उनके सेंटर्स के बीच की दूरी भी कम हो जाएगी। तो यहां पर उनके सेंटर्स के बीच की दूरी और रेडियस करीब करीब बराबर है।
तो यहां पर हमें ऑलमोस्ट डिफरेंशिएट, मतलब जस्ट डिफरेंशिएट हो पा रहा है कि 2 स्टार हैं। लेकिन ये वाले केस में अगर आप देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये लाइट 2 अलग अलग स्टार से आ रही है। हमको इसमें देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि सिंगल स्टार से ये लाइट निकल के आ रही है। तो ये हो रहा है बिकॉज ऑफ एयरी डिस्क फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। तो लेंस से जो लाइट क्रॉस कर रही है, मतलब इसको मैं अगर यहां डायग्राम में भी ड्रॉ करूं तो ये जो हमारा टेलीस्कोप का लेंस है, तो यहां दूर से आने वाली लाइट इस लेंस से पास कर रही है और इस लेंस से पास करने के बाद वो इमेज कुछ फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो देखें जरा, नाउ तो अगर इन दोनों के बीच की दूरी इतनी है कि यहां से जो एरी डिस्क फॉर्म हो रही हैं, ये एरी डिस्क के सेंटर्स की दूरी काफी है एक दूसरे से, मतलब ये तब जब ये सेंटर की दूरी को अगर मैं बोल दूं फॉर एग्जाम्पल x, तो x इज ग्रेटर देन r, मतलब इंडिविजुअल एरी डिस्क के रेडियस से ज्यादा है x, उस केस में आप दोनों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, दोनों एरी डिस्क को आप इमेजिन कर पाएंगे कि दोनों अलग अलग पॉइंट सोर्स से एरी डिस्क फॉर्म हो रही है, मतलब ये और इससे अलग अलग पॉइंट सोर्स से एरी डिस्क फॉर्म हो रही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एरी डिस्क इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द एरी डिस्क, तब आप ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे। जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि हमारा डिवाइस या हमारी आईज या हमारा टेलीस्कोप या हमारा माइक्रोस्कोप इट इज एबल टू रिजॉल्व, तब वो रिजॉल्व कर पा रहा है। तो रिजॉल्व करने के लिए x शुड बी ग्रेटर देन r। नाउ x कितना है, अगर इन दोनों के बीच का एंगुलर ये डिस्टेंस थीटा है, ये थीटा एंगल पे है, तो यहां भी ये एंगल थीटा होगा, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो करीब करीब थीटा विल बी इक्वल टू x अपॉन कैपिटल डी, ये कैपिटल डी है, तो थीटा इज इक्वल टू x अपॉन कैपिटल डी। और हमने निकाला था r अभी अभी हमने निकाला था, इट वाज 1.22 लैम्डा कैपिटल डी बाई a, वेयर a इज द अपर्चर, a इज इसका अपर्चर था ये, तो हमने निकाला था r की वैल्यू जो निकल के आती है इंडिविजुअल ये एरी डिस्क का रेडियस 1.22 लैम्डा डी बाई कैपिटल a, अभी अभी निकाला था हमने। तो अगर ये x की वैल्यू हो गई थीटा डी, तो थीटा डी x इज ग्रेटर देन r, तो उस केस में ग्रेटर देन 1.22 लैम्डा डी बाई a, एक तरीके से व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 1.22 लैम्डा बाई a, तब हम बोलेंगे कि मतलब इन दो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के बीच का एंगुलर सेपरेशन अगर 1.22 लैम्डा बाई a से ज्यादा होगा, तो उस केस में हमारा डिवाइस या हमारी आईज या हमारा टेलीस्कोप या हमारा माइक्रोस्कोप उसको रिजॉल्व कर पाएगा, इट विल बी एबल टू रिजॉल्व। नाउ जस्ट रेजोल्यूशन तब बोला जाता है व्हेन x इज इक्वल टू r। तो x इक्वल टू r में क्या कंडीशन होगी, x इक्वल टू r में कुछ कंडीशन ऐसी होगी कि ये मतलब ये थीटा और कम हो चुका है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगुलर सेपरेशन कम हो चुका है, ये 1 और 2 के बीच का इतना कम हो चुका है कि यहां पर से ये जो यहाँ स्क्रीन पे इमेज फॉर्म हो रही है, एरी डिस्क जो फॉर्म होंगी, उनके सेंटर्स के बीच की दूरी ये एरी डिस्क ऐसे करके फॉर्म होंगी, तो इनके सेंटर्स के बीच की दूरी एंड रेडियस करीब बराबर है, तो उस केस में जस्ट रिजॉल्व होगा कि x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू r, तो x अगर इक्वल टू r है, मतलब फिर से वो x की जगह थीटा इंटू डी is equal to 1.22 lambda d by a, तो theta naught is equal to 1.22 lambda by a. This is called limit of resolution. ये limit of resolution है, मतलब अगर ये दो स्टार्स या दो ऑब्जेक्ट्स जिनसे रेज आ रही हैं, अगर उनके बीच का एंगुलर सेपरेशन 1.22 लैम्डा बाई a से कम हुआ, जस्ट उसके बराबर हुआ, तब हमारी आंखें या हमारा टेलीस्कोप या हमारा माइक्रोस्कोप जस्ट रिजॉल्व कर पाएगा, इट विल बी एबल टू जस्ट रिजॉल्व। ये है जस्ट रिजॉल्व वाला केस, कि इस केस में जस्ट रिजॉल्व कर पाएगा। ये वाले केस में वो आराम से रिजॉल्व कर पा रहा था, ये वाले केस में इफ थीटा इज ग्रेटर देन 1.22 लैम्डा बाई ए, तो वो आराम से डिफरेंशिएट कर पा रहा था कि ये लाइट दो अलग अलग सोर्सेस से आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये इतना ज़्यादा मिक्स हो गई हैं एक दूसरे से एरी डिस्क कि
जस्ट रिजॉल्व हो पा रहा है। अगर इससे भी कम हुआ, इफ थीटा इज लेस देन 1.22 लैम्डा बाई ए, तब हम बोलेंगे कि तब हमारी इमेजेस जो हैं दे आर अनरिजॉल्व्ड। अनरिजॉल्व्ड का मतलब एक तरीके से हमारी आंखें या टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये लाइट दो अलग अलग सोर्सेस से आ रही है, कि ये लाइट दो अलग अलग सोर्सेस से आ रही है। ये हमारी आंखें या जो भी लेंस है या जो भी डिवाइस है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। मतलब जब बहुत नजदीक रख रहा हूं मैं इसको, इस लेंस के, तो इसके द्वारा जो एंगल सबटेंडेड है वो बड़ा है, लेकिन दूर ले जा रहा हूं तो एंगल सबटेंडेड कम है। तो थीटा जितना कम होता जाएगा, ये दो एक तरीके से हमारी ऑब्जेक्ट हो गई ना एक तरीके से। अगर एंगल सबटेंडेड काफी कम है तो इस कैमरा में जो इमेज फॉर्म हो रही है इसकी, या इस कैमरा की जगह हमारी आईज होती तो उसमें भी जो इमेज फॉर्म हो रही होती वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिक्स कर जाती। बहुत ज़्यादा अगर एक दूसरे से मिक्स कर जाएंगी इमेजेस, तो उस केस में हमको डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा कि लाइट दो अलग अलग पॉइंट से आ रही है या दो अलग अलग सोर्सेस से आ रही है। हमको लगेगा सिंगल सोर्स से ही आ रही है, लेकिन जब डिफरेंशिएट हो पाएगा तब मतलब जब एंगल ठीक ठाक बड़ा होगा, ये 1.22 लैम्डा बाई ए से बड़ा होगा, उस केस में हमारे सेंसर या हमारी आईज या हमारा डिवाइस डिफरेंशिएट कर पाएगा कि ये दो अलग अलग सोर्सेस से आ रहा है। तो दिस इज हाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ एरे डिस्क एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेजोल्यूशन। तो ये हमने ये एंगल ऑफ रेजोल्यूशन निकाला। नाउ रिजॉल्विंग पावर जो डिफाइन की जाती है, रिजॉल्विंग पावर इज डिफाइंड एज 1 अपॉन थीटा नॉट। 1 अपॉन थीटा नॉट जैसे इस केस में हो जाएगा a अपॉन 1.22 बाई लेमडा। दिस इज डिफाइंड एज रिजॉल्विंग पावर ऑफ सिंगल लेंस। ये सिंगल लेंस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। जैसे ह्यूमन आई के लिए रिजॉल्विंग पावर, तो रिजॉल्विंग पावर इज 1 अपॉन थीटा नॉट। थीटा नॉट इज दी एंगुलर सेपरेशन फॉर जस्ट रिजॉल्व होने के लिए जो एंगुलर सेपरेशन है। तो मतलब एक तरीके से थीटा नॉट जितना ज्यादा होगा, थीटा नॉट जितना कम होगा, रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा होगी। रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होने का मतलब है आप कम से कम एंगुलर सेपरेशन पे भी आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। मतलब मेरे दो डिवाइसेस हैं, अगर एक की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है दूसरे की कम है, तो इसका यह मतलब है जो ज्यादा रिजॉल्विंग पावर वाला डिवाइस है वो कम एंगुलर सेपरेशन वाले ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को भी डिफरेंशिएट कर पा रहा है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो रिजॉल्विंग पावर एपर्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एपर्चर जितना ज्यादा रखेंगे आप तो रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा होगी। एक तरीके से एपर्चर ज्यादा रखने से डिफ्रैक्शन का इफेक्ट कम होता जाएगा, इसलिए एपर्चर ज्यादा रखना अच्छा रहता है। जितना ज्यादा एपर्चर होगा उतना ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगी। इसके अलावा लैम्डा जितना ज्यादा होगा रिजॉल्विंग पावर उतनी कम होगी, और लैम्डा जितना कम होगा रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा होगी। तो एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी की जाती है, एक्सरे या गामा रेज, मतलब स्टार्स से आने वाले जितने कम लैम्डा की, जितने कम वेवलेंथ की लाइट को आप ऑब्जर्व करेंगे उतना बेटर आपको रिजॉल्विंग पावर मिल पाएगी। तो स्टार से अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आती है, उसमें से एक्सरेज को ऑब्जर्व किया जाता है, उनकी वेवलेंथ कम होती है। तो एक्सरेज को ऑब्जर्व करके फायदा ये होता है, मतलब सेम डिवाइस है आपका, सेम टेलीस्कोप है, लेकिन अगर आप एक्सरेज को ऑब्जर्व कर पाए उस टेलीस्कोप से तो आपको बेटर रिजॉल्विंग पावर मिल पाएगी। सेम टेलीस्कोप में अगर आप विजिबल लाइट से ऑब्जर्व करेंगे तो उतनी अच्छी रिजॉल्विंग पावर नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए वेवलेंथ आप देखेंगे, रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूले बेटा याद रखने हैं, इस पर हम सीपीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये फॉर्मूले याद रखने हैं, इन पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हाँ ये फॉर्मूला देखेंगे, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये फॉर्मूला। ये जो मैंने अभी बताया आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप का फॉर्मूला है ये, या कभी कभी ह्यूमन आई के लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर एपर्चर जो देखें आप तो 2a लिया है उसने, तो ये एरे डिस्क जो फॉर्म करी है उसने, तो ये डेल्टा थीटा का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। डेल्टा थीटा इज दी मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी रिजॉल्व्ड, जो
रिजॉल्व की जा सकती हैं एक तरीके से, जिनको डिफरेंशिएट कर सकता है हमारा डिवाइस। तो डेल्टा थीटा इज कमिंग 0.6 लैम्डा बाई ए, 0.61 लैम्डा बाई ए, एक्चुअली इट इज 1.22 लैम्डा बाई 2a, लैम्डा बाई 2a अगर मैं करूं। एक्चुअली वो जो अभी फॉर्मूले लिखे थे हमने वहां पर a को पूरा अपर्चर लिया था, लेकिन एनसीईआरटी में तो उन्होंने 2a लिया है पूरा अपर्चर, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों फॉर्मूले करेक्ट हैं। 1.22 लैम्डा बाई d लिखा था मैंने अगर याद हो आपको, 1.22 लैम्डा बाई a लिखा था, सॉरी, हाँ, डेल्टा थीटा। तो a मैंने वहां पर लिया था अपर्चर ऑफ द लेंस, यहां पर उसने 2a लिया अपर्चर ऑफ द लेंस, इसलिए फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले सही हैं। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जब क्वेश्चन में आइदर टेलीस्कोप या ह्यूमन आई का क्वेश्चन आएगा, टेलीस्कोप और ह्यूमन आई। तो ये रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला है उसके, सॉरी, ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का ये फॉर्मूला है। दूसरा है रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर इज 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, तो ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई 1.22 बाई लैम्डा, मतलब एक तरीके से अपर्चर अपॉन 1.22 लैम्डा। ये 1.22 नंबर आया है बिकॉज ऑफ सर्कुलर अपर्चर, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ, अगला है रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। जरा ध्यान से देखेंगे क्योंकि माइक्रोस्कोप का केस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम केस ऑफ टेलीस्कोप एंड ह्यूमन आई। उसके लिए ये फॉर्मूले अभी जो हमने किए थे वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का 1.22 लैम्डा बाई ए वाला फॉर्मूला, या फिर उसका रेसिप्रोकल रिजॉल्विंग पावर, वो वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं टेलीस्कोप या आई पे। लेकिन माइक्रोस्कोप के लिए थोड़ा सा केस अलग है, वो इसलिए क्योंकि माइक्रोस्कोप में जो रेज आ रही है वो इन्फिनिटी से नहीं आ रही है। टेलीस्कोप या ह्यूमन आई में रेज बहुत दूर से आ रही थी, हम ये एज्यूम कर रहे थे, और इमेज जो है वो फोकल प्लेन पे फॉर्म हो रही थी। लेकिन माइक्रोस्कोप के केस में ऐसा नहीं होता। माइक्रोस्कोप के केस में रेज बहुत दूर से नहीं आती हैं, बल्कि ऑब्जेक्ट पास में रखा जाता है अब लेंस के, और फिर एक इमेज फॉर्म होती है, फिर वो अगले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। तो वो हमें देखना है कि उसमें क्या कितना हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का सेपरेशन हो सकता है, कि उससे ज्यादा नजदीक अगर दो ऑब्जेक्ट हुए तो फिर हमारा माइक्रोस्कोप उनको रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये एनसीईआरटी से डायग्राम पिक किया हमने, देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव लेंस है हमारे माइक्रोस्कोप का, दो लेंस होते हैं अगर याद हो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है। तो यहां अगर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट की दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस से f दिखा रखी है, वैसे वो एग्जैक्टली f नहीं होती है। जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के f और 2f के बीच में रखा जाता है, लेकिन हम f के नजदीक रखते हैं उसको, ताकि जो इमेज यहां फॉर्म हो ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद वो बड़ी से बड़ी हो। जितना ऑब्जेक्ट फोकस के नजदीक होगा उतनी बड़ी रियल इमेज उसकी फॉर्म होगी। तो इसलिए जो u है, एक तरीके से u जो है वो करीब करीब f के बराबर हो जाता है मैग्नीट्यूड में। u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। नाउ यहां जो इमेज फॉर्म होगी वो फॉर एग्जांपल v दूरी पे फॉर्म होगी, तो इसका मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा v अपॉन u, विच विल बी इक्वल टू v बाई f, क्योंकि u की वैल्यू करीब करीब f के बराबर है। तो मैग्निफिकेशन मतलब इमेज कितनी बड़ी फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट के मुकाबले। तो ये एक तरीके से हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक तरीके से v अपॉन f। ठीक है, नाउ तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहां पे वो देखेंगे अगर, कि जो ये इमेज फॉर्म हो रही है वो सिंगल पॉइंट से आने वाली रेस सिंगल पॉइंट पे इमेज फॉर्म नहीं कर पाएंगी, बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन एरी डिस्क बनेगी। तो उस एरी डिस्क का जो एंगल होता है थीटा, जैसे कि यहां दिखा रखा है उसने, वो है 1.22 लैम्डा बाई एपर्चर। नाउ एपर्चर यहां पर कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रखा है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि कैपिटल डी अभी तक हम जो हमारा स्लिट और स्क्रीन था उसके बीच की दूरी ले रहे थे, लेकिन यहां पर उसने कैपिटल डी एपर्चर की लेंथ ली है, इसलिए ध्यान देंगे फॉर्मूला वही है कि एंगल जो ये फॉर्म होता है 1.22 लैम्डा बाई एपर्चर, एपर्चर की जगह बस कैपिटल डी लिया गया है। तो ये इतना एंगल की एरी डिस्क फॉर्म होगी एक तरीके से। तो एक तरीके से जो इमेज होगी पॉइंट ऑब्जेक्ट की, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज एक तरीके से पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे इमेज नहीं बनाएगा, उसका इतना एंगल सबटेंड होगा। एक तरीके से ये हाइट ऑफ द इमेज जो हो जाएगी
वो हो जाएगी वी थीटा। मतलब ये दूरी अगर आप देखेंगे तो वी है, जो लेंस से इसकी दूरी है, तो ये जो इसका एक तरीके से साइज हो जाएगा, या हाइट ऑफ द इमेज जो हो जाएगी वो एक तरीके से v इंटू थीटा हो जाएगी। मतलब ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से हम लगा सकते हैं कि एंगल इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस करके, और रेडियस की वैल्यू यहाँ v के बराबर है। तो ये हो जाएगा 1.22 लैम्डा v बाई कैपिटल D। ये हो गया हाइट ऑफ इमेज। नाउ हाइट ऑफ इमेज एक तरीके से ये एरे डिस्क का साइज है। नाउ माइक्रोस्कोप के केस में अगर दो इमेजेस इस तरीके से बनती हैं कि उनके बीच की जो दूरी है x, मैं उनके बीच की दूरी को x बोल दे रहा हूं, अगर वो x हाइट ऑफ द इमेज, ये दोनों हाइट ऑफ इमेज हैं, ये भी हाइट ऑफ इमेज है, मतलब दो एरे डिस्क बन रही हैं, तो अगर x हाइट ऑफ इमेज से ज्यादा होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में आराम से आप रिजॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जस्ट रिजॉल्व वाला केस यहां पर माइक्रोस्कोप के केस में तब लिया जाता है, टेलीस्कोप से थोड़ा अंतर है इस मामले में, ये इस केस में लिया जाता है, ये जस्ट रिजॉल्व वाला केस लिया जाता है। अगर टेलीस्कोप में याद हो आपको तो जस्ट रिजॉल्व वाला केस कुछ ऐसा था, क्योंकि टेलीस्कोप में आप इतने में भी रिजॉल्व कर पाते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप में अगर दो एरे डिस्क मिलने लग जाए तो फिर रेजोल्यूशन मुश्किल हो जाता है। मतलब जस्ट बाउंड्री पे हैं एक दूसरे के तब रिजॉल्व कर पाते हैं। ये टेलीस्कोप में याद हो तो हमने वहां पर जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन बोली थी कि दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी अगर रेडियस के बराबर हो, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग होता है माइक्रोस्कोप में जस्ट रिजॉल्व का केस ये होता है कि जो हाइट ऑफ द इमेज है एक तरीके से ये HI हो जाएगी और यही x है। तो जस्ट रिजॉल्व तब बोला जाता है जब जो हाइट ऑफ द इमेज है और जो दोनों इमेजेस के सेंटर्स के बीच की दूरी है वो अगर बराबर हो। तो एक तरीके से जो x min हो सकता है, x min मतलब दो इमेजेस के सेंटर्स के बीच की दूरी, दो इमेजेस जो पॉइंट इमेज जहां पर बनती है उनके बीच की दूरी अगर जस्ट HI के बराबर हो, हाइट ऑफ द इमेज के बराबर हो, तो दिस इज द केस ऑफ जस्ट रिजॉल्व। अगर इससे कम हो जाएगा तो फिर वो रिजॉल्व, हम बोलेंगे कि रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। उस केस में माइक्रोस्कोप में आपको डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा दोनों की दोनों अलग अलग जगह से वो रेज आ रही हैं। तो x min इज इक्वल टू HI, दिस इज द केस ऑफ जस्ट रिजॉल्व। तो एक तरीके से यहां पर अगर देखेंगे, नाउ मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन अगर देखेंगे तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ये याद हो तो मैग्निफिकेशन यहां पर हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द इमेज की जगह एक तरीके से ये जस्ट रिजॉल्व वाले केस के लिए एक तरीके से ये x min और ये बराबर होंगे, तो हाइट ऑफ द इमेज की जगह 1.22 लैम्डा v बाई कैपिटल D लिखा जा सकता है। तो यहां से HO आ जाएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगा 1.22 लैम्डा v बाई DM, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा यहां पर वो एक तरीके से मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स होगा। मतलब ये जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था एक तरीके से जो यहां इट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन the two objects, two point object before the rays from those point object pass through lens। तो ये इमेजेस के बीच की दूरी है और ये जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी ये यहां से जो मिनिमम दूरी आएगी इमेज की, उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी होगी वो मिनिमम दूरी होगी ऑब्जेक्ट्स के बीच की। तो यहां से d min की वैल्यू आ जाएगी 1.22 लैम्डा v अपॉन DM, ये मिनिमम दूरी आ जाएगी दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बीच जो माइक्रोस्कोप के सामने रखे हो। जैसे दो बैक्टीरियाज हैं तो दो बैक्टीरियाज के बीच का गैप अगर इससे कम हुआ तो फिर वो दो बैक्टीरिया आपको एक ही बैक्टीरिया लगेंगे, समझ रहे हैं, ये d min है। नाउ यहां पर थोड़ा सा ये इसको हम देखेंगे, यहां पर ये v की जगह, हाँ तो v की जगह क्या लिखा जा सकता है, हाँ लैम्डा, हाँ लैम्डा 1.22 लैम्डा बाई D। हाँ नाउ हाँ v, और ये अगर देखेंगे, हाँ v यहां पर से आप देखें अगर, तो v की जगह आप v अपॉन m की जगह करीब करीब f लिख सकते हैं, तो v अपॉन m की जगह करीब करीब f लिख सकते हैं। तो d min की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.22 लैम्डा इंटू f बाई D।
ये आ जाएगी डी मिन की वैल्यू। नाउ इसी फॉर्मूले में एक छोटा सा वेरिएशन और है, वो यहां पर से अगर आप देखेंगे तो ये दिखेगा आपको कि ये एंगल ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ है वो हमारे लेंस पे बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये पूरा अपर्चर की वैल्यू कैपिटल डी है। तो आप देखेंगे तो tan बीटा विल बी कैपिटल डी बाई 2 अपॉन एफ। तो यहां पर tan बीटा की जो वैल्यू अगर आप देखें ध्यान से तो tan बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई 2f, ये यहां पर से अगर देखेंगे आप ध्यान से तो ये दिखेगा। तो एक तरीके से f बाई डी या d बाई एफ की जगह आप लिख सकते हैं 2 tan बीटा। तो यहां पर ये पुट कर सकते हैं तो डी मिन की वैल्यू जो आ जाएगी फाइनली वो आ जाएगी 1.22 लैम्डा अपॉन 2 tan बीटा। ये फॉर्मूला है डी मिन का, वेर बीटा इज द एंगल subtended by object on the corner of lens, the angle made by the object with corner of lens and principal axis, that is beta। तो ये आ जाएगा इस तरीके से 2 tan बीटा। अगर ये तब आया जब यहां पूरे में एयर या वैक्यूम थी, अगर इस तरफ एयर या वैक्यूम नहीं होगी तो ये फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है और ये फॉर्मूला बन जाता है 1.22 लैम्डा अपॉन 2n इंटू tan बीटा, where n is refractive index of the medium between objective lens and जो भी हमारा आगे आईपीस लेंस होगा। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या एन होता है तो फिर यहां पर एक एक्स्ट्रा एन ये आ जाता है। उसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। कभी इस पर अगर क्वेश्चन आना है तो स्ट्रेट अवे इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। वैसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो टेलीस्कोप या ह्यूमन आई पे आते हैं, माइक्रोस्कोप पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, हाँ आगे बढ़ेंगे थियरी में। तो आज की क्लास में केवल मैं थियरी करा रहा हूँ ज़्यादा, और प्रॉब्लम सब एक साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो पोलराइजेशन, तो अगला टॉपिक है हमारा पोलराइजेशन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, पोलराइजेशन। नाउ पोलराइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना शोन बाय लाइट। सबसे पहली बात, पोलराइजेशन कैन ओनली बी शोन बाय ट्रांसवर्स वेव। ये केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव शो कर सकती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब ऐसी वेव्स जिनमें जो डायरेक्शन होती है डिस्टरबेंस की वो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, ऐसी वेव्स को ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिस्टरबेंस और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अलोंग सेम लाइन होते हैं, जैसे साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, wave on a string is an example of transverse wave, light wave is also an example of transverse wave। now हमने EM waves का चैप्टर किया है इससे पहले, तो उसमें हमने देखा था कि light is a electromagnetic wave, it consists of electric field and magnetic field in two mutually perpendicular directions and direction of propagation is perpendicular to electric and magnetic field both। बल्कि हमने ये देखा था वहां C cap is equal to ई कैप क्रॉस बी कैप, ये वहां पर हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। सी कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ई कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं लगातार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यही खासियत होती है, लेकिन ज्यादातर जो इंट्रैक्शन होता है मटेरियल के साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। मैग्नेटिक फील्ड यूजुअली इंट्रैक्ट नहीं करती है, इसलिए मेजॉरिटी केसेस में हम जब भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका ये मतलब नहीं है कि वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, बट इंट्रैक्शन जो होता है मटेरियल के साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा होता है कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हम ज्यादातर बार इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। नाउ पोलराइजेशन एक बड़ी स्पेशल प्रोसेस है जिसमें कोई अनपोलराइज्ड लाइट जब किसी स्पेशल मटेरियल से पास कराई जाती है तो वो पोलराइजेशन सफर करती है। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के डिस्टरबेंस को पार होने देती है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के डिस्टरबेंसेस को पार नहीं होने देती है। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो जो डिवाइस, वो स्पेशल डिवाइस
यूज किया जाता है पोलराइजेशन के लिए, उसको बोला जाता है पोलराइजर, पोलेरॉइड, पोलेरॉइड बोला जाता है उसको, पोलेरॉइड। पोलेरॉइड इज अ स्पेशल एक तरीके से मटेरियल जो कि पोलराइजेशन शो कर सकता है। तो पोलराइजेशन को समझने के लिए एक ये एनिमेशन देखेंगे हम, जरा ध्यान से इस एनिमेशन को देखिए। ये अच्छी सी एक एनिमेशन है जो कि पोलराइजेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करने में हमें मदद करेगी। नाउ पहली बात, व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट? तो अनपोलराइज्ड लाइट इज अ लाइट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रैंडम प्रोसेस। अब रैंडम प्रोसेस में खासियत ये होती है कि नो डायरेक्शन इज प्रिफर्ड डायरेक्शन इन रैंडम प्रोसेस। तो रैंडम प्रोसेस से अगर कोई लाइट पैदा होगी तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी तरफ को जो लाइट आ रही है, प्रोपोगेशन आपकी तरफ को है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जरूरी है इसी डायरेक्शन में हो? कोई जरूरी नहीं है। जब रैंडम सोर्स से लाइट पैदा हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी हो सकती है, वाई में भी हो सकती है, या एक्स वाई के बीच में हो सकती है, इधर हो सकती है, या एक्स एक्सेस से 60 डिग्री एंगल पे हो सकती है, 30 डिग्री एंगल पे हो सकती है। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज। तो बिकॉज प्रोसेस इज रैंडम एंड नो डायरेक्शन इज प्रिफर्ड डायरेक्शन, तो हर डायरेक्शन में बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से जनरेट होगी अगर रैंडम सोर्स से लाइट पैदा होती है। जैसे सन से या बल्ब से, सन से भी लाइट रैंडमली पैदा होती है, तो सन से जो लाइट अर्थ तक पहुंचती है एक तरीके से इट इज अनपोलराइज्ड। या फिर लाइट बल्ब जो लाइट पैदा करता है वो भी अनपोलराइज्ड लाइट होती है। तो अनपोलराइज्ड लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय रैंडम प्रोसेस बाय एनी सोर्स। नाउ अनपोलराइज्ड लाइट को जब पोलराइजर से पास किया जाता है, पोलरॉइड से पार किया जाता है, तब वो एक स्पेशल मटेरियल होता है पोलरॉइड। अब पोलरॉइड या पोलराइजर की खासियत ये होती है कि उनमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एटम्स अरेंज होते हैं। जैसे यहां पर ये डायग्राम अगर देखें आप, तो ये वाले पोलरॉइड में, ये राइट वाले पोलरॉइड में दिस इज हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड। हॉरिजॉन्टल पोलराइजर मतलब इसमें जो एटम्स अरेंज्ड हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अरेंज्ड हैं। तो वो क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को पार होने देते हैं, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक देते हैं। तो उससे होता क्या है, जब अनपोलराइज्ड लाइट उस पर फॉल होगी तो केवल हॉरिजॉन्टल, ये रेड कलर की जो दिख रही है आपको, केवल ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पार हो पाती है और वाई डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड पार नहीं हो पाती है। नाउ अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर एग्जांपल 45 डिग्री एंगल पे, तो उसको आप दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल हो सकता है, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो सकता है। तो उसमें से वर्टिकल कंपोनेंट को वो रोक देगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को पार होने देगा। तो मतलब जो लाइट यहां से बाहर आएगी उसमें केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। नाउ ऐसा ही एग्जांपल ये दिखा रखा है, दिस इज वर्टिकल पोलरॉइड। मतलब इसी पोलरॉइड को आप ऐसे करके टर्न कर दें तो हमारे जो हमारे एटम्स जो अरेंज्ड हैं वो वर्टिकली अरेंज्ड हैं। ये बड़ा ही स्पेशल मटेरियल होता है, बड़े मतलब इसको मैन्युफैक्चर करना इतना आसान नहीं होता है। इसमें देखेंगे तो ये रैंडम नहीं है, मतलब ये आइसोट्रोपिक मटेरियल नहीं है एक तरीके से। इसमें हर डायरेक्शन इक्वल नहीं है एक तरीके से। ये पोलरॉइड का जो मटेरियल है उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एटम्स अलग तरीके से अरेंज है और उसके दूसरी डायरेक्शन में उस तरीके की बॉन्डिंग नहीं है। तो ये मटेरियल बनाना इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा महंगा पड़ता है मटेरियल बनाना। तो ये वर्टिकल पोलरॉइड में देखेंगे तो अनपोलराइज्ड लाइट जब गिरी, रैंडम लाइट जब गिरी, तो उसमें से केवल वर्टिकल डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड वो पार होने देगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को पार नहीं होने देगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज पोलराइजेशन। तो अनपोलराइज्ड लाइट को जब किसी पोलरॉइड पे फॉल कराया जाता है तो जो लाइट हमें पोलरॉइड के बाद जो लाइट मिलती है इट इज अ पोलराइज्ड लाइट। वो पोलराइज्ड लाइट होती है, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट होती है। तो जरा इसको देखेंगे एक बार ध्यान से इस एनिमेशन को। नाउ तो जो नॉर्मली हम दिखाएंगे डायग्राम्स में कुछ ऐसे दिखाएंगे, जैसे मैं ये डायग्राम दिखाता हूं आपको हाथ से बना के। ये तो एनिमेशन थी कि यहां से ये लाइट आ रही है लेकिन ये अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके हर डायरेक्शन में ऐसे करके दिखाई जाएगी। तो नॉर्मली जो दिखाया जाता है वो ऐसे करके दिखाया जाता है कि ये इसका ये मतलब है कि लाइट
इज अनपोलराइज्ड, इसका ये मतलब है इस सिंबल का। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि ये सारे एरोज ना दिखाने की जगह ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको भी दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, या याली इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। तो हम केवल एक तरीके से दो एरोज दिखा सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो दो एरोज अगर दिखाए हैं तो मतलब अनपोलराइज्ड लाइट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल दो ही डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली इज प्रेजेंट इन ऑल डायरेक्शन यूनिफॉर्मली, बस उसको हम कंपोनेंट तोड़ सकते हैं दो डायरेक्शन में। नाउ इट इज बीइंग पास थ्रू दिस पोलरॉइड, ये पोलरॉइड से ये लाइट आएगी, इस पे पास करेगी। तो इमेजिन करिए ये वर्टिकली पोलराइज्ड है, वर्टिकली पोलराइज्ड है तो मतलब इसमें एटम्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हैं। तो अगर वर्टिकली पोलराइज्ड है तो ये वर्टिकल डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने देगी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक देगी। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे जेल की ऐसे सलाखें हैं, तो जेल की सलाखें हैं तो उसमें से आप ऐसे करके तो पार हो सकते हैं लेकिन ऐसे करके पार नहीं हो सकते। ये जो लाइट आ रही है तो ये वाली जो इसके मतलब परपेंडिकुलर है वो पार नहीं हो पाएगी, इसके पैरेलल वाली पार हो जाएगी। तो लाइट जो बाहर आएगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस डायरेक्शन में प्रेजेंट होगी। प्रोपोगेशन अभी भी हो रहा होगा ऐसे करके, ये प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक ही डायरेक्शन में बची होगी। तो दिस इज अ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। नाउ अगर इसकी इंटेंसिटी आई होगी, ये जो लाइट आ रही थी यहां से, इसकी इंटेंसिटी अगर आई होगी तो सवाल है पोलरॉइड से पार करने के बाद जो लाइट मिलेगी हमको पोलराइज लाइट, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I/2। ये हम बोल सकते हैं सिंपली इस बात से क्योंकि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थी यहां एनर्जी हर डायरेक्शन में। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन विल कैरी इक्वल एनर्जी। तो उसमें से ये वाली एनर्जी तो पार नहीं हो पा रही है तो ये वाली एनर्जी पार हो पा रही है। तो मतलब जितनी भी एनर्जी थी लाइट में उसकी आधी एनर्जी पार हो जा रही है। तो एक तरीके से जो इंटेंसिटी हमको यहां मिल रही है इट इज I/2। लेकिन इस I/2 इंटेंसिटी की खासियत ये है कि इट इज अ पोलराइज लाइट, ये पोलराइज लाइट है। नाउ अगर इसको फिर मैं आगे एक दूसरे पोलरॉइड से पार करूं, पोलराइज लाइट को एक दूसरे पोलरॉइड से पास करूं, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिर फिनोमिना होता है। तो अगर ये जो ये पहले पोलरॉइड को अगर पोलराइजर बोला जाता है जिस पे अनपोलराइज लाइट गिरती है, तो दूसरे पोलरॉइड को बोला जाता है एनालाइजर। एनालाइजर जिस पे पोलराइज लाइट फॉल करवाते हैं उसको नाम दिया जाता है एनालाइजर, पोलराइजर एनालाइजर। तो ये अनपोलराइज लाइट आ रही है, पोलरॉइड से पास कर रही है और पोलराइज लाइट मिल रही है हमको यहां पर, फिर वो एनालाइजर से पास की जाएगी। तो यहां पर से अगर देखेंगे तो ये अगर देखेंगे तो ये हमारी इस तरीके से ये हमारे ये एक तरीके से ये हमारे जो एटम्स हैं वो अभी भी वर्टिकली अरेंज्ड है। अगर ये एनालाइजर और पोलराइजर दोनों में देखें तो दोनों की जो एक्सेस हैं, पोलराइजेशन की एक्सेस हैं, वो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अगर देखें ध्यान से यहां पर, इन दिस केस थीटा इज 0 डिग्री। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द एक्सेस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। ध्यान देंगे व्हाट इज पोलराइजर एंड व्हाट इज एनालाइजर, बोथ आर पोलरॉइड्स। पोलराइजर बस उस पोलरॉइड को बोला जाता है जिसपे अनपोलराइज लाइट फॉल होती है, और एनालाइजर उस पोलरॉइड को बोला जाता है जिसपे पोलराइज लाइट फॉल होती है। तो ये लाइट इस पे फॉल हुई, ये इससे टकराई। अब इससे पार अगर जो होगी तो हमको पूरा का पूरा एक तरीके से ये लाइट मिल जाएगी इस तरीके से, मतलब पूरी की पूरी पार हो जाएगी अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन के एक्सेस सेम डायरेक्शन में। तो हमको यहां एक तरीके से I/2 सारी की सारी इंटेंसिटी मिल जाएगी। मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E0 थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर EY थी तो सारी की सारी EY हमको यहां मिल जाएगी एक तरीके से, ठीक है। अगर EY को मैं E0 बोल देता हूं तो सारी की सारी E0 हमको यहां मिल जाएगी। नाउ अब लेकिन इमेजिन करिए ये ऐसे सेम डायरेक्शन में अगर ये नहीं होता एनालाइजर और ये होता परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल होता फॉर एग्जांपल, इस बार एनालाइजर और पोलराइजर की जो पोलराइजेशन की एक्सेस है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अगर 90 डिग्री का एंगल होगा इस केस में क्या लाइट पार हो पाएगी? नहीं, इस बार एक कोई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी पार नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है
और ये केवल एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को पार करने देगा, तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी पार नहीं होगी, तो हमको यहां एक तरीके से जीरो इंटेंसिटी मिलेगी, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। नाउ जो सबसे इंटरेस्टिंग केस यहां पर है तीसरा, व्हेन थीटा इज नाइदर जीरो नॉर 90, ना तो जीरो है ना 90 है, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में कितनी लाइट पार होगी वो हमें जरा बात करनी है। तो जैसे ये है, तो ये है हमारा, तो इस बार ये हमारी एक्सिस है, अगर तो ये जो पुरानी एक्सिस थी इससे कुछ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ये जो पोलराइजर की जो एक्सिस थी उससे थीटा एंगल पे इसके एटम्स अरेंज्ड हैं, ये वाले पोलरॉइड के, एनालाइजर के पोलरॉइड के, ये थीटा ना तो जीरो है ना 90 डिग्री है। तो इस बार क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा विच विल बी ई नॉट कॉस थीटा, केवल वो वाला कंपोनेंट पार हो पाएगा। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमको वो मिलेगी केवल ई नॉट कॉस थीटा, तो ई नॉट कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल पाएगी। तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रेजेंट थी आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर वर्टिकल डायरेक्शन में, उसका केवल ई नॉट कॉस थीटा वाला पार्ट हमको मिल पाएगा यहां पर। नाउ ये इंटेंसिटी आई बाई टू को अगर मैं आई नॉट बोल दूं, फॉर एग्जाम्पल आई बाई टू को आई नॉट बोल देता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो इंटेंसिटी जो प्रोपोर्शनल होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अगर ये याद हो आपको, ये हमने बात की थी ईएम वेव्स में भी, और वेव्स में भी बात की है कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी। तो यहां जो फाइनल इंटेंसिटी होगी आई एफ, तो आई एफ विल बी प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड आई नॉट विल बी प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर। तो यहां से अगर देखेंगे तो आई एफ अपॉन आई नॉट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक तरीके से आई एफ विल बी इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इज कॉल्ड, दिस इज अ लॉ, दिस इज कॉल्ड मालूज लॉ, दिस इज कॉल्ड मालूज लॉ। तो ये लॉ मालू ने निकाला था पहले, और एक्चुअली मालूज ने जब ये लॉ निकाला था तब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली किया था, ये कि मतलब 1800 समथिंग में ये लॉ निकाला था उन्होंने, तब एक्सपेरिमेंटली निकाला था। फिर बाद में जाके हमको पता चला कि ये ऐसा क्यों निकल के आ रहा है, ये मतलब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थियरी वगैरह मैक्सवेल ने दी तो उसके बाद फिर हमें पता चला कि ये क्यों निकल के आ रहा है। मालूज ने जब पहली बार ये लॉ निकाला था तो इट वॉज ए एम्पेरिकल लॉ, लेकिन अभी हम इसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन समझ रहे हैं कि अगर किसी पोलरॉइड पे पोलराइज्ड लाइट फॉल कराई जाती है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एंड इस पोलरॉइड में जो पोलराइजेशन की एक्सिस है, उन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो यहां से जो लाइट बाहर आएगी उसकी इंटेंसिटी इसकी इंटेंसिटी के मुकाबले कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाएगी। तो आई विल बी इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। फाइनल इंटेंसिटी जो लाइट यहां से एनालाइजर से जो लाइट बाहर आती है दैट विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ दिस इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे, नॉट इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू पोलरॉइड्स। पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो ये थियरी ध्यान रखेंगे, मालूज लॉ पोलराइजेशन से रिलेटेड जो है। तो पोलराइजेशन का जो पूरा फिनोमिना है ये इसी पर बेस्ड है कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, केवल ट्रांसवर्स वेव्स ही पोलराइजेशन शो कर सकती हैं। ठीक है, नाउ पोलराइजेशन से ही लिंक्ड एक दूसरा लॉ है हमारा, इट इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ। जरा बात करेंगे इसके बारे में, वी विल टॉक अबाउट ब्रूस्टर्स लॉ। हाँ, तो बात करेंगे ब्रूस्टर्स लॉ। तो ब्रूस्टर्स लॉ जो है ये भी पोलराइजेशन से रिलेटेड लॉ है, ये भी एम्पेरिकली निकाला था ब्रूस्टर ने सबसे पहले, लेकिन हम इसका थियोरेटिकल एक बार एक्सप्लेनेशन समझ रहे हैं। तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या बोलता है? ब्रूस्टर्स लॉ बोलता है कि व्हेनेवर सम लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस इट कैन गेट पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड, ट्रांसमिटेड। तो जब जैसे पानी के सरफेस पे सनलाइट फॉल होती है तो सनलाइट उसका कुछ पोर्शन पानी के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो सकता है और कुछ पोर्शन पानी के सरफेस के अंदर रिफ्रैक्ट हो सकता है, अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। तो ब्रूस्टर का यह कहना था कि लाइट जब फॉल होती है तो जब ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन होता है तो उनमें अनपोलराइज्ड लाइट
यहां से आ रही है, जो सन रेज सन से आ रही है वो अनपोलराइज्ड हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड और जो रिफ्रैक्टेड रेज होती हैं वो कंप्लीटली अनपोलराइज्ड नहीं होती। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट कंप्लीटली अनपोलराइज्ड? अनपोलराइज्ड लाइट की खासियत ये थी कि उसमें हर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, लेकिन नॉट कंप्लीटली अनपोलराइज्ड का मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन। कंप्लीटली पोलराइज्ड का मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली प्रेजेंट इन वन डायरेक्शन, बट नॉट कंप्लीटली पोलराइज्ड या नॉट कंप्लीटली अनपोलराइज्ड। इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रेजेंट दो डायरेक्शंस में, लेकिन दोनों डायरेक्शन में इक्वली प्रेजेंट नहीं है। जरा इसका मीनिंग समझेंगे कि लाइट जब आती है यहां से इंसिडेंट रे, तो यहां पर देखेंगे ये कंप्लीटली अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट मतलब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो डॉट से दिखा रखा है। यहां पर आप देखेंगे अगर तो इसने डॉट दिखा रखा है और ऐसे दिखा रखा है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है। तो वैसे इट इज प्रेजेंट इन ऑल डायरेक्शंस पॉसिबल, इस पूरे प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, लेकिन हम इन दो डायरेक्शंस में ब्रेक कर रहे हैं। एक ये जो प्लेन है इसके पैरेलल और एक है इसके परपेंडिकुलर, तो ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक कर रहे हैं, और ये अनपोलराइज लाइट है। नाउ जब ये अनपोलराइज लाइट इस सरफेस पे फॉल होती है तो उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट और कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो सकता है। नाउ होता क्या है, ट्रांसमिशन में ज्यादातर पार्ट जो होता है वो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ट्रांसमिट हो पाती है, जो इस प्लेन के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट हो पाती है। मतलब ये जो सरफेस है, ये लाइट ऐसे करके आ रही है, तो इस सरफेस के पैरेलल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रिफ्लेक्ट हो पाती है, और इसके मतलब ये वाली सरफेस के पैरेलल वाली वो ज्यादा ट्रांसमिट हो पाती है। तो ऐसा क्यों होता है उसकी डिटेल बहुत ज्यादा हमारे कोर्स में नहीं है, वो एक्चुअली फिर ज्यादा मॉडर्न फिजिक्स में हमको जाना पड़ेगा, ज्यादा मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब अनपोलराइज लाइट एक सरफेस पे फॉल होती है और उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट और कुछ पोर्शन ट्रांसमिट होता है, तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट्स के बीच, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो कंप्लीटली पोलराइज नहीं होती है, ना ही कंप्लीटली अनपोलराइज होती है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में ये जो है ये वाली डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड वो ज्यादा प्रेजेंट होती है, और रिफ्लेक्टेड लाइट में ये वाली डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा प्रेजेंट होती है। नाउ एक स्पेशल एंगल होता है जिस एंगल में रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, एक बहुत ही स्पेशल एंगल, और वो एंगल तब होता है जब जब रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। व्हेन द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री, जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, इन दैट केस इट इज कंप्लीटली पोलराइज। ये अगर 90 डिग्री हो तो इन दैट केस इट इज कंप्लीटली पोलराइज, तब कंप्लीटली पोलराइज होती है लाइट। कौन सी लाइट? रिफ्लेक्टेड लाइट। ध्यान देंगे अभी भी रिफ्रैक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज नहीं होती है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं ब्रूस्टर्स एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्लेक्टेड रे गेट कंप्लीटली पोलराइज्ड। तो ये एक स्पेशल एंगल पे होता है, और वो तब होता है जब रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। नाउ ये अगर थीटा भी है तो ये वाला एंगल भी थीटा भी होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ये 90 माइनस थीटा भी होगा, ये वाला एंगल थीटा भी होगा, और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा भी होगा। तो यहाँ पर देखेंगे अगर ये म्यू नॉट है और ये म्यू 1 है, तो यहाँ पर हम थीटा बी की वैल्यू निकाल सकते हैं स्नेल्स लॉ लगा के। म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बी। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, अगर फॉर एग्जाम्पल एयर है 1 है, तो साइन थीटा बी विल बी इक्वल टू म्यू 1 इंटू कॉस थीटा बी। उस केस में टैन थीटा बी विल बी इक्वल टू म्यू 1। तो टैन थीटा बी का मतलब हो गया तो थीटा बी इज इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू 1। तो दिस एंगल इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स एंगल। तो इस एंगल पे टैन इनवर्स म्यू, अगर ये मतलब हवा से पानी में आ रहा है तो टैन इनवर्स म्यू
पे अगर लाइट फॉल होगी उस एंगल पे, तो फिर उस केस में रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, इट गेट्स कंप्लीटली पोलराइज्ड। ठीक है, नाउ तो ये ब्रूस्टर्स लॉ ध्यान में रखेंगे। नाउ इसी से रिलेटेड पोलराइजेशन से रिलेटेड एक रियल लाइफ का मैं एप्लीकेशन आपको बताता हूं, एंड इट इज पोलरॉइड सनग्लासेस। तो पोलरॉइड सनग्लासेस कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वो जरा थोड़ा सा मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस इज नॉट इन कोर्स, बट ये जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो हमारी आंखें जो होती हैं वो भी पोलराइज्ड होती हैं, पोलरॉइड की तरह काम करती हैं। दे आर वर्टिकली पोलराइज्ड, मतलब हमारी आंखों में जो सनरेज फॉल होती है या लाइट जो फॉल होती है उसमें से वो केवल वर्टिकल डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को पार होने देती है। हमारी आईज केवल वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को पार होने देती है, मतलब हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड को वो रोक देती है एक तरीके से। तो वो रोक देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है या रिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन केवल वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को पार होने देती है, और वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक तरीके से रेटिना पे फॉल होती है। तो मतलब हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आंखों के लिए काम की नहीं है, दे आर नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर आईज, केवल वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे काम की है। तो जब आप नॉर्मल चश्मे पहनते हैं, दो टाइप के सनग्लासेस आते हैं, एक आते हैं पोलराइज्ड, एक आते हैं अनपोलराइज्ड। नॉर्मल सनग्लासेस सस्ते होते हैं अनपोलराइज्ड, और पोलराइज्ड सनग्लासेस थोड़े महंगे होते हैं। तो सनग्लासेस का काम होता है आपकी आंखों में सनरेज की इंटेंसिटी को कम करना। तो अगर सन की नेकेड आई पे आई नॉट इंटेंसिटी फॉल हो रही है, तो आप सनग्लासेस पहनेंगे तो वो इंटेंसिटी को कम कर देगा, मतलब फॉर एग्जांपल 50% कर देगा। तो आपकी आंखें को मतलब कम इंटेंसिटी फॉल होती है, तो फिर आपकी आंखें थोड़ा कम दर्द करेंगी। दर्द क्यों करती हैं हमारी आंखें? वो करती हैं हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि जो सन रेज अनपोलराइज्ड लाइट है उसकी हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आंखें पार नहीं कर पाती हैं, वो पार नहीं हो पाती हैं, वो आंखों में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उससे हमारी आंखें दर्द करने लगती हैं। तो अगर आप नॉर्मल सनग्लासेस पहनेंगे विच आर अनपोलराइज्ड, विच आर नॉट पोलरॉइड, विच डोंट कंटेन पोलरॉइड, तो उस पर जो आई नॉट इंटेंसिटी की अनपोलराइज लाइट फॉल होगी तो उससे आधी इंटेंसिटी पार होगी फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उस आधी इंटेंसिटी में 1/4 उसका आधे का आधा वो वर्टिकल होगा और आधे का आधा हॉरिजॉन्टल होगा। मतलब अगर ये अनपोलराइज लाइट फॉल हुई फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल सनग्लासेस में, तो उसमें क्या होगा, अगर ये टोटल इंटेंसिटी आई नॉट थी तो ये आई नॉट बाई 2 थी और इसमें आई नॉट बाई 2 थी, तो ये नॉर्मल पोलरॉइड में क्या होगा, नॉर्मल सनग्लासेस में ये दोनों तरफ की इंटेंसिटी को कम कर देगा, इसको भी आई नॉट बाई 4 कर देगा, इसको भी आई नॉट बाई 4 कर देगा, और फिर अल्टीमेटली फिर हमारी आंखों में एंटर करेंगी ये, तो हमारी आंखें वर्टिकली पोलराइज्ड हैं, तो हमारी आंखों से केवल ये आई नॉट बाई 4 वाली पार हो पाएगी, और बाकी जो ये हॉरिजॉन्टल आई नॉट बाई 4 वाली है वो हमारी आंखों के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर पहले ये नॉर्मल सनग्लासेस नहीं पहने होते तो ये सारी की सारी हमारी आंखों में फॉल होती, तो पूरी की पूरी आई नॉट बाई 2 एब्जॉर्ब हो जाती हमारे आंखों के द्वारा। अब आई नॉट बाई 4 एब्जॉर्ब होगी तो थोड़ा दर्द कम होगा हमारी आंखों को कंपैरेटिवली, और हमारे जो यूजफुल पार्ट आया वो आया आई नॉट बाई 4 जो हमारी आंखों के लिए देखने के लिए इस्तेमाल होगा। नाउ अगर पोलरॉइड सनग्लासेस आप पहनते हैं तो उनकी खासियत होती है कि पोलरॉइड सनग्लासेस में खुद वर्टिकल पोलराइजेशन होता है इस तरीके से, तो उससे होगा क्या, ये जो आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट आएगी जिसका आई नॉट बाई 2 इस डायरेक्शन में और आई नॉट बाई 2 इस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें से केवल आई नॉट बाई 2 वाली पार हो पाएगी। लेकिन पहले भी आई नॉट बाई 2 पार हो रही थी, लेकिन उसमें उस आई नॉट बाई 2 में आधा एक्स में था आधा वाई में था, इस बार पूरा का पूरा वाई में है, तो एक तरीके से हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी पार नहीं हुई, और हमारी आंखें भी वर्टिकली पोलराइज्ड हैं, तो हमारी आंखों में भी फिर आराम से ये पूरी की पूरी आई नॉट बाई 2 पार हो पाएगी, और हमारी आंखों को कुछ भी सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं करनी पड़ेगी या रिफ्लेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो इससे होता क्या है, हमारी आंखों में दर्द नहीं होता। जो कभी आप अगर बहुत ज़्यादा धूप में गए हो तो आपकी आंखों में दर्द होता है, आपकी आंखें मतलब बल्कि आपको आंखें बंद भी करनी पड़ती हैं अगर बहुत ज़्यादा धूप है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोलते हैं ग्लेयर। ग्लेयर पैदा होता है बहुत बार, अगर आसपास वाइटनेस है,
वाइट मकान है तो उनसे भी काफ़ी आंखों में दर्द होता है, क्योंकि उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वाइट कलर से ज़्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर वो आपकी आंखों में फॉल होती है और डायरेक्ट सनलाइट भी फॉल हो रही होती है, तो आंखों में बहुत ज़्यादा ग्लेयर पैदा होता है, बहुत दर्द होती है आपको आंखों में। लेकिन अगर आप पोलराइज सनग्लासेस पहनेंगे तो उससे आपकी आंखों में दर्द थोड़ा कम होगा कंपैरेटिवली, क्योंकि ऑलमोस्ट नहीं होगा अगर अच्छे पोलराइज सनग्लासेस हैं, तो ग्लेयर को बिल्कुल खत्म कर देता है। मतलब जो ग्लेयर पैदा कर रहा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पूरा का पूरा इसी के द्वारा सनग्लासेस के द्वारा ही रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी आंखों पे वो फॉल नहीं होने देता, और साथ ही साथ हमको कम रोशनी में ज्यादा बेटर दिखाई देगा कंपेयर टू नॉर्मल सनग्लासेस। तो नॉर्मल सनग्लासेस में आई नॉट इंटेंसिटी फॉल हो रही थी तो केवल आई नॉट बाई 4 यूजफुल इंटेंसिटी पार हो पा रही थी, और पोलराइज सनग्लासेस में हमारी आंखों को आई नॉट बाई 2 यूजफुल इंटेंसिटी मिल रही है, और साथ ही साथ वो जो ग्लेयर जो पैदा हो रहा था आंखों में वो भी खत्म हो रहा है। तो दिस इज द रीजन वाई पोलराइज सनग्लासेस वर्क बेटर इन द इवनिंग। शाम के टाइम में पोलराइज सनग्लासेस से आप देख पाते हैं अच्छे से। नॉर्मल सनग्लासेस में अगर रोशनी कम हो जाए तो फिर बहुत कम दिखने लगता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोलराइज सनग्लासेस एंड नॉर्मल सनग्लासेस। ठीक है, हाँ, अगला एक छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, इट इज वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी कितने डिस्टेंस तक होती है, स्लिट या फिर लेंस के लेंस से कितनी दूरी तक हम मान सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स के अप्रॉक्सीमेशंस वैलिड हैं। नाउ एक्चुअली होता क्या है, हमने डिफ्रैक्शन में देखा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज नहीं बन पाती है, एरी डिस्क फॉर्म होती हैं। जैसे स्लिट से भी हमने देखा कि स्लिट से रेज पार होती हैं तो सामने एग्जैक्टली स्लिट का रीजन इल्यूमिनेट नहीं होता है, काफ़ी मतलब बड़ा रीजन एक तरीके से इल्यूमिनेट हो सकता है, केवल स्लिट के सामने वाला रीजन इल्यूमिनेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट एक तरीके से पॉइंट इमेज नहीं बनाता है, लेकिन रे ऑप्टिक्स में हम ये एज्यूम करते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट इमेज बना रहा है। अब जितना ज़्यादा स्लिट से दूरी बढ़ती जाएगी, मतलब यहाँ ये स्लिट है हमारी और ये सामने स्क्रीन है, अब जितना ज़्यादा स्लिट से दूरी बढ़ती जाएगी, स्लिट से दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी हमारी स्क्रीन की, उसके द्वारा ये जो एक तरीके से सामने जो पैटर्न होगा वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, मतलब उतना ज़्यादा फैलता जाएगा, एक तरीके से उतना ज़्यादा फैलता जाएगा, उतना एक तरीके से ये जो एरी डिस्क है हमारी, या फिर जो एक तरीके से जो पैटर्न है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा का, वो अगर स्लिट विड्थ के मुकाबले कंपेरेबल है, उसके आसपास है, उस डिस्टेंस तक हम मान सकते हैं कि हमारा रे ऑप्टिक्स के अप्रॉक्सीमेशन वैलिड होंगे। लेकिन अगर वो स्लिट विड्थ से ज़्यादा होने लग गया, फिर उसके बाद हम ये मानते हैं कि अब हमारा जो रे ऑप्टिक्स के अप्रॉक्सीमेशन है वो अब वैलिड नहीं है। वैसे रे ऑप्टिक्स इज मतलब वैसे वो कभी भी वैलिड नहीं है अप्रॉक्सीमेशन, लेकिन एक लिमिट हम मानते हैं कि जब तक एरी डिस्क का जो ये साइज है वो एपर्चर के साइज के बराबर है, तब तक हम एज्यूम करते हैं कि रे ऑप्टिक्स वैलिड है, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज बन रही है एक तरीके से। लेकिन जब इसका साइज इससे ज़्यादा होने लगता है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि अब रे ऑप्टिक्स के अप्रॉक्सीमेशन वैलिड नहीं है। तो इसी पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी से पिक किया है, इसको पढ़ेंगे प्लीज़, कि जो ये पूरा पैराग्राफ है ये कि अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रे ऑप्टिक्स। तो an aperture that is slit or hole of size A illuminated by a parallel beam sends diffracted light into approximately angle lambda by A। लैम्डा मतलब 1.22 लैम्डा बाई A, या अगर रेक्टेंगुलर है तो लैम्डा बाई A, तो अप्रॉक्सीमेटली लैम्डा बाई A एंगल में वो सेंड करता है। तो दिस is the angular size of the central maxima. In traveling the distance z, the diffracted beam therefore acquires a width z lambda by A। तो अगर देखेंगे तो अगर ये z दूरी ट्रैवल करेगा तो ये जो विड्थ एक्वायर होगी, ये जो हमारा एंगल है डेल्टा थीटा, तो ये जो विड्थ एक्वायर होगी w, इट विल बी z इंटू डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा करीब करीब लैम्डा बाई A है।
तो विड्थ इज अप्रोक्सीमेटली मतलब z लैम्डा बाई ए। z जितना बड़ा होता जाएगा, जितनी दूरी पर आप इमेज बनाएंगे एक तरीके से, उतना ज्यादा इसका विड्थ होता जाएगा। तो नाउ it is interesting to ask at what value of z is the spreading due to diffraction becomes comparable to the size of aperture. Now जब ये width size of the aperture के just बराबर है, मतलब z lambda by a is equal to a, तो वो तब होगा when z is equal to a square by lambda। मतलब अगर z a square by lambda से बड़ा हुआ तो उस केस में जो स्प्रेडिंग होगी सेंट्रल मैक्सिमा की, वो स्लिट विड्थ से ज्यादा हो जाएगी। तो उस केस में एक तरीके से पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज नहीं बन पाएगी, और अगर इससे कम है तब तक ठीक है। तो इस डिस्टेंस को बोला जाता है ए स्क्वायर बाय लैम्डा, इस डिस्टेंस को बोला जाता है फ्रेस्नल डिस्टेंस। फ्रेस्नल डिस्टेंस, अगर याद हो आपको, हमने बात की थी फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। जब कैपिटल डी मच मच ग्रेटर देन ए होता है तब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन मानते हैं, और अगर छोटा है तो उस केस में फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन। तो इस डिस्टेंस को बोला जाता है फ्रेस्नल डिस्टेंस। इस डिस्टेंस से कम डिस्टेंस अगर होगा तो हम रे ऑप्टिक्स के अप्रोक्सीमेशंस को सही मानेंगे, और अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो फिर हम एज्यूम करेंगे कि रे ऑप्टिक्स के अप्रोक्सीमेशन सही नहीं है। तो दिस डिस्टेंस इज फ्रेस्नल डिस्टेंस। और अगर ये देखेंगे, अगर लैम्डा जितना कम होता जाएगा z उतना बढ़ता जाएगा, मतलब लैम्डा जितना कम होगा डिफ्रैक्शन का इफेक्ट उतना कम होता जाएगा, उतना कम होता जाएगा डिफ्रैक्शन का इफेक्ट। मतलब लैम्डा, मतलब गामा रेस के लिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो डिफ्रैक्शन का इफेक्ट और कम होगा, मतलब कंपेयर टू एक्स रेज। एक्स रेज में डिफ्रैक्शन का इफेक्ट गामा से ज्यादा होगा लेकिन अल्ट्रावायलेट से कम होगा। तो लैम्डा जितना कम होता जाएगा z उतना बढ़ता जाएगा। z बड़ा होना मतलब उतने ज्यादा डिस्टेंस तक आप रे ऑप्टिक्स के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन देखेंगे बेटा, इसका ध्यान रखेंगे फ्रेस्नल डिस्टेंस को। और ये एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में ही, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है, जरा इसको ध्यान से देखेंगे। एग्जांपल 10.7, फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स a good approximation when the aperture is 3 mm wide and wavelength is 500 nanometer। तो यहां से देखेंगे तो ZF इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई लैम्डा, ये जो हमारा फ्रेस्नल डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने अभी निकाला। तो बस कुछ नहीं, ए की जगह अपर्चर का साइज डाल देंगे और लैम्डा की जगह वेवलेंथ डाल देंगे, तो ये आ रहा है 18 मीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 18 मीटर से ज्यादा दूरी अगर हुई, 18 मीटर से ज्यादा दूरी हुई स्क्रीन और ये अपर्चर जो भी हमारा लेंस या स्लिट है उसके बीच, तो फिर उस केस में आप रे ऑप्टिक्स के फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, रे ऑप्टिक्स के अप्रोक्सीमेशन एक तरीके से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दिस एग्जांपल शोज दैट इवन विथ अ स्मॉल अपर्चर डिफ्रैक्शन स्प्रेडिंग कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर रेज मेनी मीटर्स इन लेंथ, दस रेज ऑप्टिक्स इज वैलिड इन मेनी कॉमन सिचुएशन। मतलब अगर आप देखें ध्यान से तो 18 मीटर आ रहा है जो कि काफी अच्छा खासा बड़ा दूरी है, और वेवलेंथ 500 नैनोमीटर ली थी जो कि विजिबल रेंज की वेवलेंथ है। 350 से लेकर 750 नैनोमीटर तक विजिबल रेंज होती है, और 3 mm का अपर्चर था। 3 mm मतलब काफी छोटा अपर्चर था, तब भी अच्छे खासे डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स के अप्रोक्सीमेशन वैलिड थे। तो मतलब डिफ्रैक्शन का इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होता है। एक तरीके से ये एग्जांपल ये समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, थैंक यू।